अध्याय 146। कोनोहा जल्द ही अराजकता में डूबने वाला है। जैसे ही कप्तान के शब्द गिरे, एक एक करके रूट के निंजा हर दिशा से बाहर निकल आए। वे होकागे भवन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वातावरण तुरंत ही बहुत अजीब हो गया। डानजो, इसका क्या मतलब है? सलाहकार मोनेन और मितो अचानक खड़े हो गए और डानजो को गुस्से से घूरने लगे। लेकिन डानजो मुस्कुराया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। गलत मत समझो बूढ़े आदमी, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास कई निंजा हैं जो मेरा समर्थन करते हैं। साथ ही होकागे के पद के चयन में मैंने आवश्यकता अनुसार खुद को सुझाया। आखिरकार अब कोनोहा में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है। देखना होगा कि कोनोहा के वरिष्ठ निंजा मुझे समर्थन देने के लिए तैयार हैं या नहीं। हालांकि यह ऐसा कहा गया अर्थ स्पष्ट था, जो लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे उन्हें डानजो द्वारा निशाना बनाया जाएगा। कुछ वरिष्ठ निंजा बाहर घने रूट निंजा को देखकर चुप रह गए। अनबू ने पिछले युद्धों में कई हताहतियां झेली थीं और अब कोई निंजा आगे नहीं आ रहा था। वे पूरी तरह से रूट निंजा द्वारा दबाए गए थे। इस परिस्थिति में होकागे की पार्टी के निंजा के पास विरोध करने की कोई इच्छा नहीं थी। डानजो का अधिकार स्पष्ट था। मैं लॉर्ड डानजो का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। पहले वरिष्ठ निंजा ने अपना सिर झुकाकर डानजो का समर्थन दिखाया। पहले ने किया तो बाकी ने भी अनुसरण किया। एक एक करके होकागे कार्यालय में वरिष्ठ निंजा सिर झुकाने लगे। लेकिन कुछ लोग गायब थे। उदाहरण के लिए असुमा और अन्य बैठक में नहीं आए थे। वे वर्तमान में कोनोहा अस्पताल में जिराया से मिलने गए थे। हालांकि वे बैठक में नहीं थे, उन्हें अंदाजा था कि यह स्थिति कैसे विकसित होगी। काकाशी, लगता है इस बार डानजो होकागे का पद हासिल कर लेंगे। असुमा ने काकाशी की ओर देखा, जिनकी चोट अब लगभग ठीक हो गई थी। काकाशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं डानजो की महत्वाकांक्षा से अवगत हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? लॉर्ड जिराया इस हालत में हैं और हमें पता भी नहीं कि तसुनादे कहाँ हैं। क्या सच में वही व्यक्ति होकागे बनेगा? गाय ने भी गंभीरता से कहा। साथ में होंग ने भौहेतानी अनुभव और शक्ति के मामले में डानजो निश्चित रूप से योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन वह बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अगर वह होकागे बने तो निंजा दुनिया फिर से युद्ध में फंस सकती है। बिल्कुल, यूही कोडो ने भी सहमति में सिर हिलाया। पास में इनुजुका और यामानाका कुलों के निंजा भी थे। वे सभी काकाशी की पार्टी का हिस्सा थे। सख्ती से कहें तो शिकाकू, अकिमिची, यामानाका और यहाँ तक कि ह्योकुल भी होकागे पार्टी के समर्थक थे। लेकिन ये लोग कोनोहा के कुलीन परिवारों से थे, इसलिए वे आसानी से अपनी स्थिति नहीं दिखा सकते थे। एक छोटी सी गलती उनके परिवारों के लिए विनाशकारी हो सकती थी। इसलिए इरुका, तेंजो और इची जैसी हस्तियों ने बैठक में भाग नहीं लिया और संघर्ष में शामिल होने में कोई रुचि नहीं दिखाई। चाहे कोई भी होकागे बने, ये कुल निंजा अभी भी होकागे द्वारा बहुत महत्व पाएंगे। यही उनके परिवारों के जीवित रहने का तरीका था। वे अपने सभी दांव एक ही व्यक्ति पर नहीं लगा सकते थे। डानजो के आदेश के तहत भी यामानाका और यूही कुल के लोग मौजूद थे। जब वे इस स्थिति से परेशान थे, अचानक एक वरिष्ठ निंजा मूनलाइट काकाजे प्रकट हुए। काकाशी सेनपाई, ये बुरा है। डानजो को कोनोहा के कई वरिष्ठ निंजा का समर्थन मिल गया है और ये लगभग तय है कि वह होकागे का पद संभाल लेंगे। क्या? ये सुनकर सभी हैरान रह गए। असंभव, मोनेन और मितो ने ऐसा कैसे सहमति दी? असुमा ने झटके में पूछा। लेकिन मूनलाइट काकाजे का चेहरा गंभीर था। उन्होंने अफसोस के साथ सिर हिलाया। ये दाइम्यो की वजह से है। दाइम्यो ने डानजो का समर्थन चुना। जैसा कि अपेक्षित था, दाइम्यो ने कोनोहा के मामलों में हस्तक्षेप किया था। ऐसा लगता था कि डानजो ने दाइम्यो से कुछ वादे किए थे या किसी प्रकार का समझौता किया था। इसी कारण दाइम्यो ने डानजो का समर्थन किया। कुछ बातें खुलेआम नहीं कही जा सकती थीं। अगर जिराया और तसुनादे वहां होते तो वे दाइम्यो के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर सकते थे। लेकिन अब कोई भी निंजा जो उनका विरोध करने में सक्षम हो मौजूद नहीं था और दाइम्यो का समर्थन महत्वपूर्ण बन गया। तार्किक रूप से दाइम्यो का होकागे के चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यह मामला पर्दे के पीछे निपटाया जा रहा था। धत्तेरे की, असुमा ने गुस्से में मुट्ठियां बंद कीं। उन्होंने डानजो से ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। इस उदाहरण को सेट करके शायद वर्तमान दाइम्यो के पास होकागे चयन में हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भविष्य में क्या होगा? एक बार यह उदाहरण सेट हो गया तो भविष्य में होकागे के चयन पर दाइम्यो की राय प्रभाव डालेगी। अगर दाइम्यो सहमत हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर दाइम्यो कोनोहा द्वारा चयनित होकागे को मंजूरी नहीं देते, फिर वे क्या करेंगे? क्या वे दाइम्यो की राय को नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये स्पष्ट रूप से असंभव था, क्योंकि एक बार उदाहरण सेट हो गया, भविष्य में वही पैटर्न अनुसरण करना होगा। डानजो कितना मूर्ख है, उसने कोनोहा को जकड़ दिया है। यहाँ तक कि होंग भी शाप देने से खुद को रोक नहीं पाए और यह आसानी से देखा जा सकता था कि काकाशी और अन्य कितने गुस्से में थे। जिराया के अस्पताल के कमरे के बाहर हॉलवे डरावना शांत हो गया।
सभी चुप थे। इस स्थिति में भले ही वे कुछ बदलना चाहते थे, वे पूरी तरह शक्तिहीन लग रहे थे। धत्तेरे की, अगर लॉर्ड जिराया इस हालत में नहीं होते तो डायनासो अभी बोल भी नहीं पाते, गाय ने निराश होकर कहा। लेकिन इस समय ऐसा कहना बेकार था। हवेश, अचानक एक और वरिष्ठ निंजा प्रकट हुए। ये चूनिन परीक्षा के प्रोक्तर शिकाकू नारा थे। काकाशी सेनपाई, वह वापस आ गई है। वह वापस आ गई। वापस से आपका मतलब क्या है? तसुनादे सामा, वह गांव में लौट आई हैं। जैसे ही उन्होंने तसुनादे का नाम सुना, सभी की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर का अंधकार तुरंत मिट गया। क्या ये सच है? असुमा ने जिन्मा की बाँह हिलाकर देखा, जो बहुत निश्चित लग रहा था। हाँ, मुझे अभी अभी कोनोहा के गेट गार्ड टीम से संदेश मिला। तसुनादे सामा गांव लौट आई हैं। ये बहुत अच्छी खबर है काकाशी। अब कोनोहा अंततः शांति में होगा। असुमा मुस्कुराया, लेकिन काकाशी का चेहरा खुशी से जल्दी ही चिंता में बदल गया। शांति, जिस चीज तक पहुंचना था वह अचानक मोड़ पर है। शायद ये शांति नहीं है, बल्कि तूफान की शुरुआत है। कोनोहा अराजकता में डूबने वाला है। अध्याय 147, नया रक्तवर्गीय सीमा, वुड रिलीज। काकाशी ने दूसरों की तरफ देखा। उनके चेहरों को देखकर वे सभी मुस्कुरा रहे थे, जैसे सच में खुश हों। काकाशी ने चुपचाप मन में सांस ली। चलो, अब समय है लेडी तसुनादे से मिलने का। इस समय कोनोहा के लिए सबसे अच्छा परिणाम यह है कि लेडी तसुनादे स्थिति को संभालें। कोनोहा का भविष्य क्या होगा? इस समय काकाशी के मन में अनिश्चितता थी। डायनासो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। होकागे का पद उनके सामने था, और इस समय मजबूर होकर पीछे हटना उनके लिए मारने से भी ज्यादा चोट पहुंचा सकता था। कोनोहा के ऊपर आकाश पर भारी अंधकार की परत छाई हुई लग रही थी। साथ ही साउंड विलेज बेस में सासुके ने अपने हाथ में एक पत्थर कुचल दिया। बिखरे हुए पत्थर के धूल को देखकर पूरा दिन सासुके पागलों की तरह पृथ्वी शैली अर्थ स्टाइल की प्रकृति रूपांतरण नेचर ट्रांसफॉर्मेशन का अभ्यास कर रहा था। लेकिन ये प्रक्रिया सासुके की कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थी। प्रकृति रूपांतरण में प्रशिक्षण आसान नहीं था। साथ ही सासुके चौथे प्रकार के प्राकृतिक तत्व रूपांतरण का प्रयास कर रहा था। इस कठिनाई का स्तर बहुत बढ़ गया था। मूल कहानी में नारुतो ने बाहरी सहायता शैडो क्लोन टेक्निक का उपयोग करके विंड स्टाइल का अभ्यास किया, जिसमें उसे पूरे 2 दिन लगे। और सासुके अकेले 4 प्राकृतिक तत्वों का अभ्यास कर रहा था। ओरोचिमारू ने पहले ही अनुमान लगाया था कि सासुके को चौथे प्राकृतिक तत्व को वास्तव में महारत हासिल करने में कम से कम 1 साल या उससे अधिक लगेंगे। सासुके की प्रतिभा के बावजूद ये बेहद कठिन काम था। फिर भी सिर्फ एक ही दिन में सासुके ने पृथ्वी शैली की प्रकृति रूपांतरण को पूरी तरह से पूरा कर लिया। बिखरी हुई पत्थर की धूल इसका सबसे अच्छा प्रमाण थी। हर गुब्बारा सासुके द्वारा पत्थर में बदल दिया गया। ये प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा गुब्बारों को पत्थर में बदलना नहीं था, बल्कि ये था कि गुब्बारे के अंदर चक्र भरकर उसे पृथ्वी शैली में बदलना, धीरे धीरे और लगातार। साथ ही इस प्रक्रिया को रोकना नहीं था। यदि रोका गया तो पत्थरीकरण रुक जाएगा। रुक जाने पर गुब्बारा फट जाएगा। इस प्रकृति रूपांतरण प्रशिक्षण का असफल होना तय था। हाकू सासुके के साथ रही। सारा दिन सासुके को प्रकृति रूपांतरण का अभ्यास करते देखकर वह उसकी डरावनी प्रतिभा से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। बर्फ शैली आइस स्टाइल की रक्तवर्गीय सीमा ब्लडलाइन लिमिट की उपयोगकर्ता के रूप में हाकू अच्छी तरह जानती थी कि कुछ भी से बर्फ का गोला बनाना कितना कठिन होता है। उसी तरह उसने प्रशिक्षण लिया था। वह जानती थी कि सासुके का प्रशिक्षण कितना कठिन था, लेकिन सासुके ने स्थिर रूप से पृथ्वी शैली की प्रकृति रूपांतरण प्रशिक्षण पूरा किया। हाकू का दिल गहराई से झकझोर गया। सासुके की प्रतिभा सच में भयानक। उसने प्रकृति रूपांतरण का प्रशिक्षण इतनी आसानी से पूरा कर लिया। एक दिन सासुके को शायद मेरी शक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सासुके की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि हाकू को अपनी उपयोगिता को लेकर संकट महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही अप्रचलित हो जाएगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे भी अपना प्रशिक्षण मजबूत करना होगा। उसे और मजबूत बनना होगा ताकि एक दिन वह फिर भी सासुके की मदद कर सके। नई प्राकृतिक तत्व रूपांतरण को महारत हासिल करने के बाद सासुके ने फिर से महसूस किया कि उसका चक्रा और भारी हो गया है। उसके चक्रा की शक्ति और अधिक बढ़ गई। अगर यह एक गेम डिस्प्ले स्क्रीन होती तो अब दिखता कि सासुके के बुनियादी गुणों में भारी वृद्धि हुई है। चाहे वह गति हो, शक्ति हो या रक्षा, सभी में कुछ हद तक सुधार हुआ है। लेकिन ये सुधार सासुके के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे रोमांचक बात यह थी कि अब वह वुड रिलीज प्राप्त कर सकता था। पिछले पुरस्कारों के साथ वह अब अंततः रक्तवर्गीय सीमा प्राप्त कर सकता था। सासुके अब 4 अलग अलग तत्वों के चक्रा का उपयोग कर सकता था, इसलिए कई रक्तवर्गीय सीमाएं उसके लिए उपलब्ध थीं। लेकिन अन्य रक्तवर्गीय सीमाओं पर सासुके ने विचार भी नहीं किया। कृपया प्राप्त करने के लिए रक्तवर्गीय सीमा चुनें। उपलब्ध रक्तवर्गीय सीमाएं
बॉयल रिलीज, लावा रिलीज, स्टॉर्म रिलीज, वुड रिलीज, एक्सप्लोजन रिलीज। ये उपलब्ध विकल्प थे और अन्य अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं वुड रिलीज चाहता हूँ। बधाई, आपने वुड रिलीज रक्तवर्गीय सीमा प्राप्त कर ली है। वुड रिलीज रक्तवर्गीय सीमा प्राप्त करने के बाद किसी भी टेल्ड बीस्ट को हराने पर आपको पुरस्कार मिलेगा। वुड रिलीज उन्नत प्रशिक्षण विधि। रक्तवर्गीय सीमा, मंगलेक्यो शारिंगन, मंगेक्यू शरिंगन स्टेज 1। वुड रिलीज स्टेज 1। नई रिलीज तकनीक सामने आए और ये लंबे समय से वांछित वुड रिलीज थी। उस क्षण सासुके ने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा बदल गया है। उसकी हर कोशिका सांस ले रही थी, स्वाभाविक रूप से हवा को ग्रहण करते हुए उसका शरीर अचानक बहुत हल्का महसूस हुआ। वुड रिलीज से बदलाव केवल नई तकनीक सीखने तक सीमित नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव उसके शरीर में था। वुड रिलीज की स्व उपचार सेल्फ हीलिंग क्षमता उपयोगकर्ता के शरीर को अविश्वसनीय गति से ठीक करने में सक्षम बनाती थी। सासुके के हाथ में धीरे धीरे उगते छोटे पौधे को देखकर उसने समझा कि यह शक्ति कितनी अद्भुत है। क्या ये संभव है कि हशिरामा सेंजू इस क्षमता का उपयोग करके सेज मोड में प्रवेश करते समय लगभग कभी चक्रा की चिंता नहीं करते थे? क्योंकि वुड रिलीज स्वाभाविक ऊर्जा को अपने आप सीसा करता है, नारुतो की तरह जिसे स्वयं प्राकृतिक ऊर्जा सीसा करनी पड़ती थी या कुरामा पर निर्भर रहना पड़ता था। नहीं, वुड रिलीज सासुके की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि वास्तव में इसका ये स्वचालित प्राकृतिक ऊर्जा सीसा प्रभाव है, तो जब सासुके सेज मोड सीखेंगे वह अनंत चक्रा मोड में प्रवेश करेंगे। उस समय वह अंतहीन प्राकृतिक ऊर्जा का स्वतंत्र उपयोग कर सकेंगे। हालांकि सीमाएं भी थीं। सासुके के वर्तमान स्तर पर वुड रिलीज का प्रभाव शायद केवल प्रकृति से सूक्ष्म ऊर्जा सीसा करने के लिए पर्याप्त था, लगभग नगण्य। इस शक्ति का स्तर शायद सेज मोड को परिष्कृत करने के प्रयास के लिए भी अपर्याप्त होगा। लगता है मुझे वुड रिलीज रक्तवर्गीय सीमा को और अपग्रेड करना होगा। सासुके ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में धीरे धीरे उगते छोटे पौधे को देखा। सासुके कुन, आपकी प्रतिभा सच में अद्भुत है। आपने चौथे प्रकृति रूपांतरण में इतनी जल्दी महारत हासिल कर ली। ओरोचिमारू की आवाज़ गूंजी। सासुके ने तुरंत अपने हाथ से वुड रिलीज हटा लिया। वह ओरोचिमारू की ओर देखने लगा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये कुछ खास नहीं है। प्रकृति रूपांतरण में महारत हासिल करना कठिन नहीं है। कठिन नहीं। ओरोचिमारू चुप रह गए। अगर सामान्य निंजा सासुके के शब्द सुनते तो शायद वे इतना गुस्सा होते कि खून उल्टी हो जाती। उन्हें 1 साल या उससे अधिक समय देने पर भी वे पहले प्राकृतिक तत्व में महारत नहीं हासिल कर पाते, चौथे में तो दूर की बात। आप यहाँ इसलिए आए हैं कि टेल्ड बीस्ट के बारे में समाचार मिला है ना? ओरोचिमारू ने सिर हिलाया। हमने 2 टेल्ड बीस्ट पाए हैं। मुझे लगता है कि यह सासुके कुन के लिए बेहतर होगा कि वह तय करें कि कौन सा चुनना है। चैप्टर 148 का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, शब्दशः वर्ड टू वर्ड। अध्याय 148, कैप्चर टारगेट का निर्धारण। कौन से 2 टेल्ड बीस्ट? ओरोचिमारू ने पास में खड़ी हाकू की ओर देखा और फिर बोला, एक है 3 टेल्स। ये टेल्ड बीस्ट पिछले जिनचुरिकी की मौत के बाद से आज़ाद है। ऐसा लगता है कि यह कहीं छिपा हुआ है और सही स्थान अभी जांच के अधीन है। सामान्य स्थान का निर्धारण हो चुका है। अगर हम 3 टेल्स को पकड़ना चाहें तो ये सबसे आसान होना चाहिए। 3 टेल्स इसोबु वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। किमिमारो के लिए 3 टेल्स ही पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा है जिनचुरिकी इवागाकुरे निंजा रोशी। मेरी खुफिया जानकारी के अनुसार उसने अर्थ की भूमि छोड़ दी है और कहीं मिशन पर है। तो इस समय 5 टेल्स जिनचुरिकी को पकड़ना भी अच्छा विकल्प है। लेकिन इवागाकुरे निंजा कोई आसान विरोधी नहीं है। उसे स्टीम निंजा के नाम से जाना जाता है। साथ ही उसका स्थान पूरी तरह निश्चित नहीं है। हमने कुछ संभावित जगहें खोजी हैं, लेकिन आपको सही स्थान का पता लगाने के लिए और जांच करनी होगी। एक है 3 टेल्स और दूसरा है 5 टेल्स। अन्य टेल्ड बीस्ट की बात ही नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए 9 टेल्स कोनोहा में है। अगर मैं कहूं तो क्या हम वास्तव में कोनोहा जाकर 9 टेल्स को पकड़ सकते हैं? स्पष्ट रूप से ये संभव नहीं है। कुछ जिनचुरिकी ऐसे भी हैं जिनका पता नहीं है और ओरोचिमारू भी उन्हें आसानी से नहीं खोज सकते। तो अब सासुके के लिए उपलब्ध केवल 2 टेल्ड बीस्ट हैं, 3 टेल्स और 5 टेल्स। इस समय किमिमारो भी वहां पहुंच चुका था। सासुके ने किमिमारो की आकृति देखी। एक टेल्ड बीस्ट को पकड़ना और किमिमारो को ठीक करना अभी सासुके के लिए दोहरे लाभ जैसा था। पहला, वह किमिमारो को ठीक कर सकता था और अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद चुका सकता था। दूसरा, सिस्टम ने उसे मिशन दिया था किसी भी टेल्ड बीस्ट को हराकर वुड रिलीज प्रशिक्षण विधि प्राप्त करना। इस मामले में टेल्ड बीस्ट की तलाश करना स्पष्ट निर्णय बन गया। अगर किमिमारो के लिए नहीं भी होता, फिर भी सासुके को टेल्ड बीस्ट ढूंढना जरूरी था। किमिमारो, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारा क्या विचार है? संबंधित व्यक्ति के रूप में सासुके अभी भी किमिमारो की राय जानना चाहता था।
लेकिन किमिमारो ने सासुके की ओर देखा और कहा, लॉर्ड सासुके तय कर सकते हैं, मेरी कोई विशेष राय नहीं है। ठीक है। ऐसा लगता है कि किमिमारो ने खुद को ओरोचिमारू की तरह की स्थिति में रखा। ओरोचिमारू को किमिमारो की राय की कोई परवाह नहीं थी, वह सिर्फ सासुके को देख रहा था। तो सासुके कुन, आप कौन सा टेल्ड बीस्ट पकड़ने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर सासुके ने भौहें चढ़ाईं। 3 टेल्स और 5 टेल्स में से क्षमता के मामले में 5 टेल्स किमिमारो के लिए अधिक उपयोगी होगा। 5 टेल्स अपनी लावा रिलीज शक्तियों के साथ किमिमारो की ताकत को और अधिक बढ़ा सकता है। कॉप्स बोन पाथ और लावा रिलीज अलौकिक शक्ति कॉम्बैट पावर में वृद्धि साधारण जोड़ से कहीं अधिक होगी। लेकिन इवागाकुरे निंजा के पीछे जाना मुश्किल था। पहले, स्थान अभी भी अनिश्चित था और दूसरा, इसे संभालना कठिन होगा। सासुके ने अभी तक सीलिंग तकनीकें सीखना शुरू नहीं किया था। वह नहीं जानता था कि जिनचुरिकी से टेल्ड बीस्ट को कैसे निकाला जाए और किमिमारो के शरीर में सील किया जाए। साथ ही रोशी एक परिपूर्ण जिनचुरिकी था जो टेल्ड बीस्ट को नियंत्रित कर सकता था। भले ही सासुके उसे किमिमारो के शरीर में सील कर दें, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि किमिमारो पूरी तरह से टेल्ड बीस्ट की शक्ति को नियंत्रित कर पाए। तो तुलना में 3 टेल्स आसान लग रहा था। आखिरकार 3 टेल्स का पहले ही अपना जिनचुरिकी खो चुका था, इसलिए इसे किमिमारो के द्वारा वश में करना आसान होगा। तो चलो 3 टेल्स को पकड़ते हैं। ये सुनकर ओरोचिमारू ने सिर हिलाया। ठीक है, आप कब निकलना चाहते हैं, सासुके कुन? ओरोचिमारू को पहले लगा था कि सासुके थोड़ी देर रुकेगा, क्योंकि वह अभी भी सील की किताब से तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा था। सासुके के पास जाने का समय मिलने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ओरोचिमारू को यह पता नहीं था कि सासुके वुड रिलीज प्रशिक्षण विधि के लिए कितना उत्सुक है। चलो तुरंत निकलते हैं, मैं सामान पैक करता हूँ और हम चल सकते हैं। किमिमारो को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन ओरोचिमारू थोड़े स्तब्ध थे। क्या वे सच में अभी जाने की योजना बना रहे हैं? क्या सासुके वास्तव में किमिमारो की मदद करने के लिए इतने उत्सुक थे? ओरोचिमारू को यह थोड़ा अविश्वसनीय लगा। लॉर्ड सासुके, कृपया जो भी हो मुझे अपने साथ ले जाएं। अचानक हाकू बोली, शामिल होने की इच्छा जताते हुए। सासुके ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। सामान पैक करने का मतलब सिर्फ कुछ निंजा उपकरण इकट्ठा करना था, शूरिकेन, विस्फोटक टैग, सैनिक गोलियां आदि। साथ ही सासुके को कुछ महत्वपूर्ण भी लाना था। सील की किताब, बुक ऑफ सील्स। सासुके इसे साउंड विलेज बेस में नहीं छोड़ सकते थे। साथ ही रास्ते में वह कुछ सीलिंग तकनीकों का अभ्यास भी कर सकते थे। सील की किताब में कई तकनीकें थीं, जिनमें से कुछ टेल्ड बीस्ट को सील करने में उपयोग की जा सकती थीं। सासुके को टेल्ड बीस्ट की शक्ति पूरी तरह सील करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि टेल्ड बीस्ट की इच्छा को सील करना था ताकि उसका चक्रा बाहर बह सके, किमिमारो के उपयोग के लिए। वैसे सासुके कुन, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको 3 टेल्स का लगभग स्थान बताया जाएगा। उस क्षेत्र में मेरी एक बेस भी है और आप इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। शुभकामनाएं। जब सासुके बेस के बाहर पहुंचा, उसने ओरोचिमारू की ओर देखा। सासुके के पास ओरोचिमारू से एक और अनुरोध था। वैसे लॉर्ड ओरोचिमारू, मुझे आपकी मदद से एक चीज चाहिए। मदद मांगना यह असामान्य था। ओरोचिमारू को जिज्ञासा थी कि सासुके क्या चाहते हैं। इस बार लौटने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे रेयुइची गुफा, रायुची केव के साथ समन अनुबंध, समनिंग कॉन्ट्रैक्ट करने देंगे। समन बीस्ट युद्ध में काफी मददगार होते हैं, लेकिन हाकू और किमिमारो की नज़र में ये कथन यह इंगित करता था कि सासुके ओरोचिमारू के तहत प्रशिक्षु बनना चाहते हैं। और ओरोचिमारू ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन सासुके का ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर भी इस व्याख्या ने ओरोचिमारू को खुश किया। अगर कोई सासुके जैसा उनका उत्तराधिकारी बने तो ये बहुत अद्भुत होगा। स्वयं प्रशिक्षित निंजा पूरी दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं, बस सोचकर ही रोमांचक है। कोई समस्या नहीं, सासुके कुन, लौटने के बाद हम शुरू कर सकते हैं। क्या इसे सहमत होना वास्तव में इतना आसान था? लौटने के बाद सासुके रेयुइची गुफा के साथ अनुबंध कर सकते हैं और पवित्र भूमि जाकर रेयुइची गुफा का सेज मोड सीख सकते हैं। 3 महान सेज भूमि के सेज मोड के साथ स्वश्वास लेने वाला, वुड रिलीज और प्राकृतिक ऊर्जा सीसा करने की क्षमता। सासुके को अब चक्रा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और उस समय भरपूर चक्रा के साथ सासुके और भी डरावनी जुत्सु कर सकते हैं और उन्हें इस दुनिया में जीवित कर सकते हैं। अध्याय 149 परिश्रमी प्रतिभाशाली। ओरोचिमारू ने सासुके और बाकी लोगों को वाटर देश, लैंड ऑफ वाटर के किसी द्वीप का स्थान बताया। साउंड विलेज से वहां पहुंचने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। बेशक ये सामान्य यात्रा गति है, अगर पूरी गति से जाएं तो केवल लगभग 2 दिन में मंजिल पहुंच सकते हैं, नाव में बिताए समय को छोड़कर। सासुके और बाकी लोग जल्दी में नहीं थे और उन्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। रास्ते में सासुके ने कुछ प्रशिक्षण शुरू करने का समय लिया। वुड रिलीज तकनीक जल्दी सीखने की इच्छा के अलावा सासुके को अपनी कुल क्षमताओं को जोनिन स्तर तक सुधारने की आवश्यकता थी।
पिछले अनुभव के आधार पर उसे अपनी सभी तकनीकों को जोनिन के स्तर के बराबर लाना होगा। इसका मतलब था कि कम से कम माइनर प्रोफिशिएंसी स्तर तक पहुंचना। लेकिन सभी तकनीकों को इस स्तर तक लाना आसान काम नहीं था। सासुके की प्रतिभा के बावजूद इसमें काफ़ी समय लगेगा। प्रत्येक सुधार का चरण गुणात्मक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी और सासुके को बहुत सारी तकनीकें आती थीं। सभी को माइनर प्रोफिशिएंसी स्तर तक लाना जितना वह सीखता उतना ही कठिन होता गया। सासुके की फायर रिलीज तकनीक को उदाहरण के तौर पर लें। सिखाई गई फायर रिलीज तकनीकों में केवल एक फायर रिलीज, फायर ड्रैगन फ्लेम ब्लास्ट माइनर प्रोफिशिएंसी स्तर तक बढ़ाई गई थी। बाकी फायर रिलीज तकनीकें सभी मास्टरी स्तर पर थीं। सभी फायर रिलीज तकनीकों को माइनर प्रोफिशिएंसी स्तर तक सुधारने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। और यात्रा के दौरान प्रशिक्षण के लिए समय ज़्यादा नहीं था और बहुत सी सुविधाजनक जगहें भी नहीं थीं। फायर रिलीज प्रशिक्षण में बहुत शोर होता था। अन्य रिलीज तकनीकों का तो जिक्र ही नहीं। अब तक सासुके ने कई लाइटनिंग और वाटर रिलीज तकनीकें भी सीख ली थीं। लेकिन उसने अब तक कोई अर्थ रिलीज तकनीकें नहीं सीखीं। कोई बात नहीं, सिर्फ 3 बुनियादी रिलीज तकनीकों से सासुके को काफ़ी समय लगेगा। साथ ही सासुके ने चक्रा परिष्करण और शारिंगन प्रशिक्षण को संतुलित करना भी चाहा। हमेशा ऐसा लगता था कि समय कभी पर्याप्त नहीं होता। यात्रा के दौरान सासुके केवल शारीरिक कंडीशनिंग पर काम कर सकता था। ओरोचिमारू का विशेष वेट ट्रेनिंग। शुरू में सासुके ने इस प्रशिक्षण पद्धति पर हंसा, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, ये वास्तव में काफ़ी प्रभावी है। सैकड़ों पाउंड का वजन उठाना, थोड़ी देर चलना भी सासुके के शरीर को लगातार उसकी सीमाओं तक धकेलता। उसकी ताकत, गति, संतुलन और प्रतिक्रिया क्षमताएं सभी कुछ हद तक बढ़ गईं। धीरे धीरे प्रगति का एहसास बहुत संतोषजनक था। हालांकि प्रगति धीमी थी, ये यात्रा समय का प्रभावी उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। यात्रा के दौरान भी प्रशिक्षण जारी रखने के लिए हाकू और किमिमारो ने चुपचाप सासुके को प्रशिक्षण के पागल के रूप में लेबल किया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस उम्र में सासुके में इतनी शक्ति है। उसकी पागलपन जैसी प्रशिक्षण आदतें, यात्रा के दौरान भी कभी रुकना नहीं और जन्मजात प्रतिभा मिलकर यह कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत था। यात्रा की परिस्थितियों के कारण शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बाद सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सासुके की अद्भुत शारीरिक स्थिति प्रभाव दिखाने लगी। भले ही प्रशिक्षण कितना भी थकाने वाला हो, भले ही वह पूरी तरह थककर गिर पड़े, जब तक सासुके पूरी तरह बेहोश न हो, थोड़ी आराम और खाना लेने से वह अपनी ताकत का लगभग 1/3 हिस्सा तुरंत पुनः प्राप्त कर सकता था। पुनरुद्धार की गति बेहद तेज थी, जैसे उसका चक्रा जल्दी पुनः उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि सिस्टम द्वारा दी गई उत्कृष्ट शारीरिक स्थिति ने मुझे उजुमाकी या सेंजू जैसी अजेय प्राणी नहीं बना दिया, लेकिन जब मेरा शरीर अपनी सीमा के करीब होता है तो यह मुझे बेहद मजबूत पुनरुद्धार क्षमताएं देती है। जब तक मैं खाता हूँ, मेरा शरीर जल्दी ऊर्जा अवशोषित करके ठीक हो सकता है। इतना ही नहीं, सासुके ने अपनी ताकत में बदलाव भी देखा। वह बिना चक्रा का उपयोग किए सैकड़ों पाउंड के विशाल पत्थर उठा और फेंक सकता था। अगर ली को इसकी जानकारी होती तो शायद वह जलन में रो रहे होते। एक निंजा जो शारीरिक तकनीकों में विशेषज्ञ है, सासुके का शरीर जो अधिक यातना देने पर तेजी से सुधारता है, एक सपना सच होने जैसा था। शारीरिक स्थिति में सुधार के बाद सासुके ने कुछ और देखा। उसकी वुड रिलीज भी थोड़ी मजबूत हुई प्रतीत हो रही थी। अगर कोई और होता तो शायद उसने इसे नोटिस नहीं किया होता, लेकिन सासुके अपनी सुपर परसेप्टिव आंखों से अपने बदलाव को विस्तार से देख सकता था। वुड रिलीज जारी करने की गति थोड़ी बढ़ गई है, यहाँ तक कि जो वुड रिलीज बैलें मैं बुलाता हूँ वे अधिक जीवन प्रतीत हो रही हैं। क्या ये बदलाव मेरी बढ़ी हुई शारीरिक स्थिति के कारण है? क्या बढ़ी हुई शारीरिक स्थिति वुड रिलीज की शक्ति को प्रभावित कर सकती है? शायद ये यांग रिलीज से संबंधित है। सासुके ने अचानक यांग रिलीज और यिन रिलीज के अंतर के बारे में सोचा। हाशिरामा का वुड रिलीज मूलतः यमाटो से अलग था। मुख्य कारण चक्रा की मात्रा के अलावा ये था कि सबसे महत्वपूर्ण कारक था कि हाशिरामा ने आशुरा का चक्रा विरासत में लिया और आशुरा के चक्रा का सबसे स्पष्ट प्रभाव था इसकी भयंकर जीवन शक्ति। जीवन शक्ति को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे दूसरे तरीके से कहें तो ये यांग रिलीज की शक्ति है। वुड रिलीज की शक्ति बढ़ने का मुख्य कारण यांग रिलीज है। बढ़ी हुई शारीरिक स्थिति का मतलब है कि मेरी यांग रिलीज भी मजबूत हुई है, इसलिए मेरी वुड रिलीज मजबूत हुई है। अब जब सासुके ने सोचा तो ऐसा लगा कि शारिंगन शायद विपरीत तरीके से काम करता है। आखिरकार केवल मदारा और सासुके का शारिंगन इतना भयंकर था। मुख्य कारण संभवतः यिन रिलीज और इंद्र का चक्रा से जुड़ा था। शारिंगन प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाई गई मानसिक ऊर्जा मेरी यिन रिलीज शक्ति को मजबूत कर रही है, तो वुड रिलीज उन्नयन तकनीक सीधे मेरी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा रही है, मतलब मेरी यांग रिलीज शक्ति। इस विचार के साथ सासुके थोड़ा उत्साहित हुआ। उस समय किमिमारो ने अचानक नाव रोक दी। लॉर्ड सासुके, हम पहुंच गए हैं, यही मंजिल है।
ये सुनकर सासुके ने अपने विचारों से बाहर आकर तट की ओर देखा। उस समय एक व्यक्ति पहले ही तट पर खड़ा था, शायद उनका स्वागत करने के लिए। यह महिला गुरेन क्रिस्टल रिलीज ब्लडलाइन लिमिट उपयोग करता, लेकिन प्रारंभिक झटका लगने के बाद सासुके को कुछ अजीब लगा। महिला से एक मजबूत हत्या इरादा निकल रहा था। उसके इरादे उसके प्रति अच्छे नहीं लग रहे थे। अध्याय 150 ईर्ष्या का कारण। सासुके जहाज से कूद गया और 10 मीटर दूर लाल कमल रेड लोटस की ओर देखा। संध्या का समय था। समुद्र की हवा धीरे धीरे बह रही थी और शानदार तटरेखा से परावर्तित सुनहरी रोशनी लाल कमल के चेहरे पर पड़ रही थी। इससे लाल कमल असाधारण रूप से प्रभावशाली दिखाई दे रही थी। जुनमारू ने भी महसूस किया कि लाल कमल में कुछ गड़बड़ है। जैसा कि वह जानता था, लाल कमल भी ओरोचिमारू की वफादार सेवक थी, जैसे कि वह खुद था। पूरी तरह से लॉर्ड ओरोचिमारू के प्रति वफादार। वह शायद ओरोचिमारू के आदेश पर उनकी सहायता के लिए यहाँ आई थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ था। तुम जरूर सासुके उचिहा हो। उसकी आवाज़ में हल्की ठंडक थी, जैसे यह व्यक्ति वास्तव में उससे नफरत करता हो। सासुके को यह समझ नहीं आया। उसे कभी इस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहिए था, सही, और उसका इससे कोई लेन देन भी नहीं था। मूल कहानी में कोई संबंध नहीं था, वे बस दो असंबंधित अजनबी थे। तो यह व्यक्ति उसके प्रति इतना अधीर क्यों था? क्या हो रहा था? सही है, मैं सासुके हूँ। बहुत अच्छा, चलो देखें तुम कितने असाधारण हो। ये सबसे परिपूर्ण बर्तन। क्षण भर में लाल कमल ने बिना किसी चेतावनी के सीधे हमला कर दिया। इस कार्रवाई से जुनमारू का चेहरा तुरंत बदल गया। चाहे कारण जो भी हो, वह किसी को लॉर्ड सासुके पर हमला करने की अनुमति नहीं दे सकता था। ये व्यक्ति मौत को आमंत्रित कर रहा था। लेकिन जुनमारू के कार्रवाई करने से पहले अगले ही पल रास्ते के बीच में एक बर्फ की दीवार प्रकट हुई, जिसने लाल कमल को रोक दिया। अचानक प्रकट हुई बर्फ की दीवार, जिसमें अभी भी ठंडी हवा उठ रही थी, ने लाल कमल को एक पल के लिए जमने पर मजबूर कर दिया। आइस रिलीज। चौंकते हुए लाल कमल ने हाकू की ओर देखा। हाकू, जिसने एक हाथ से सील बनाया था, अब अपनी सेनबोन निकालकर गुस्से से उस पर घूर रही थी। अगर तुम फिर से लॉर्ड सासुके का अपमान करने की हिम्मत करोगे या हमला करने की कोशिश करोगे, तैयार रहो। जो कोई भी लॉर्ड सासुके को आहत करेगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। लाल कमल ने हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ एक आइस रिलीज उपयोग करता। वूश। हाकू ने तुरंत एक सेनबोन फेंकी। इसकी गति और सटीकता प्रभावशाली थी और हाकू की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए था। लेकिन अगले ही सेकंड में क्रैश, एक बर्फ के क्रिस्टल स्तंभ अचानक प्रकट हुआ, जिसने सीधे लाल कमल के रास्ते को रोक दिया। क्लिंक। इसने आसानी से हाकू की सेनबोन को विचलित कर दिया। इस प्रकार का हमला मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या ऐसा है? हाकू ने भौहें चढ़ाईं और फिर से हाथ के सील बनाना शुरू किया। अगले ही पल हाकू के पैरों से बर्फ फैल गई और तेजी से लाल कमल की ओर बढ़ी। उसकी राह में जमीन तुरंत जम गई। ये देखकर लाल कमल भी पीछे नहीं हटी। उसने जल्दी से दोनों हाथों से सील बनाना शुरू किया। क्रिस्टल रिलीज डिवाइन ब्रिज तकनीक। जैसे ही चक्रा ने उभरा, जमीन से अनगिनत क्रिस्टल स्पाइक्स उभरे, तेजी से हाकू की ओर बढ़े। हाकू की आंखें सिकुड़ गईं। ये कौन सा ब्लडलाइन लिमिट था? यह उसकी आइस रिलीज के बहुत समान था। क्रिस्टल ने तेजी से बर्फ के क्रिस्टल तोड़ दिए, क्योंकि दोनों की कठोरता स्पष्ट रूप से एक जैसी नहीं थी। बूम बूम बूम। बर्फ के क्रिस्टल टूटने की आवाज़ गूंज रही थी जब क्रिस्टल स्पाइक्स हाकू के पैरों की ओर फैल रही थी। हाकू ने फिर से सील बनाना शुरू किया। वाटर रिलीज सीक्रेट तकनीक 1000 किल वाटर रश। अचानक हाकू का चक्रा भी फूट पड़ा। बहुत सारा पानी बहा, जिससे सेनबोन की एक भीड़ बन गई, जो तेजी से विरोधी की ओर बढ़ी। घनी शक्तिशाली सेनबोन ने क्रिस्टल स्पाइक्स को आसानी से तोड़ दिया। दोनों का टकराव पहली बार बराबरी पर लग रहा था। तुम्हारी आइस रिलीज ब्लडलाइन लिमिट इतनी प्रभावशाली नहीं लगती। तुम्हें सिर्फ मेरी आक्रमणों को रोकने के लिए वाटर रिलीज पर भरोसा करना पड़ता है। लाल कमल ने थोड़ी घमंड भरी आवाज में कहा। हाकू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आइस रिलीज निंजुत्सु में ज्यादा विकास नहीं किया था। मुख्य कारण ये था कि उसने कभी व्यवस्थित रूप से निंजुत्सु नहीं सीखा। ये तकनीकें सभी उसके ब्लडलाइन लिमिट में जन्मजात थीं। उसने बस अपनी याददाश्त का हिस्सा जागृत किया और ये तकनीकें सीख लीं। अगर वह व्यवस्थित रूप से निंजुत्सु सीख पाती, तो बर्फ के ढाल का उपयोग करके नई तकनीकें विकसित करना इतना कठिन नहीं होता। आइस रिलीज की शक्ति को कम मत आंको। आइस रिलीज आइस ब्लेड। अचानक हाकू ने एक आइस ब्लेड बनाया और उसी समय लाल कमल मुस्कुराए। क्रिस्टल रिलीज एमेरेल्ड क्रिस्टल ब्लेड। अगले ही पल उसने भी एक ब्लेड बनाया। दोनों महिलाएं अपनी अपनी हथियार पकड़कर एक दूसरे की ओर बढ़ीं। क्लैंग। ब्लेडों ने तेज ध्वनि के साथ टकराया। ये देखकर कि कोई पीछे नहीं हटा, सासुके थोड़ा असमंजस में था। अब सासुके समझ गया कि लाल कमल गुस्से में क्यों थी।
ऐसा लग रहा था कि उसे ओरोचिमारू के सबसे परिपूर्ण बर्तन के रूप में उसके द्वारा बदल दिए जाने के कारण यह महिला उससे ईर्ष्या कर रही थी। सासुके ने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी चीज़ के लिए एक दिन ईर्ष्यालु बनाया जाएगा। लाल कमल को अभी भी हाकू के साथ लड़ते हुए देख रहा था। लाल कमल हाकू से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए ताकत के मामले में उसके पास स्वाभाविक रूप से बढ़त थी। साथ ही क्रिस्टल रिलीज स्वाभाविक रूप से आइस रिलीज से कठिन था, लेकिन आइस रिलीज का सबसे भयंकर हिस्सा इसकी ठंडक थी। हाकू, यह मूर्ख, ये समझ नहीं पाई कि इसका फायदा कैसे उठाना है। अगर तापमान पर्याप्त रूप से कम हो तो किसी भी प्रकार की क्रिस्टल रिलीज, जो भी क्रिस्टल उसने बनाई, वह हल्के स्पर्श से भी टूट जाती। यही ठंड के डरावने शक्ति थी, लेकिन हाकू की आइस रिलीज स्पष्ट रूप से उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी थी। अगर वे लड़ाई जारी रखते तो हाकू संभवतः नुकसान में रहती। सासुके ने धीरे से आह भरी और एक कुनाई उठाए सीधे फेंक दिया। वूश, कुनाई हवा में उड़ गई, जिससे लाल कमल की भौं सिकुड़ गई। उसने अपनी एमेरल्ड क्रिस्टल ब्लेड उठाई ताकि उसे रोका जा सके। क्लिंक, प्रभाव की तेज आवाज गूंजी और क्रिस्टल ब्लेड टूट गया। उड़ती कुनाई ने केवल हल्के से जमीन को छुआ। हाकू अब भी जारी रखना चाहती थी। सासुके ने उसे बुलाया, वापस आओ हाकू। सासुके के आदेश सुनकर हाकू रुकी। सासुके ने लाल कमल की ओर देखा। अगले ही सेकंड में ज़ज़ज़ बिजली तुरंत फट गई। सासुके के चारों ओर तूफान मचा और उसके चारों ओर की जमीन भीषण बिजली से जल गई, काले निशान छोड़ते हुए। क्षण भर में सासुके का छोड़ा हुआ आभास पूरी तरह से लाल कमल पर केंद्रित हो गया। लाल कमल के शरीर के हर बाल खड़े हो गए। अगर तुम अभी भी मुसीबत पैदा करना चाहते हो तो मुझसे सामना करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अध्याय 151, असली चिदोरी ब्लेड। सासुके खड़ा था, उसका शरीर उग्र बिजली से ढका हुआ था। गुरेन हैरान थी। लाइटनिंग स्टाइल, ये किस प्रकार का लाइटनिंग स्टाइल JUTSU है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? बिजली सासुके के शरीर में बह रही थी, बाहर की ओर फैल रही थी और उसके चारों ओर की जमीन को जला रही थी। इस प्रकार का प्रदर्शन साधारण शिनोबी की क्षमताओं से बहुत ऊपर था। सिर्फ अपने आप को बिजली में ढक लेना आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। फिर भी सासुके ने और आगे बढ़ते हुए आसपास की जमीन को काला कर देने वाली बिजली छोड़ी। इससे सासुके की बिजली पर असाधारण नियंत्रण का प्रदर्शन हुआ। उस उम्र में इस स्तर की महारत हासिल करना गुरेन को सासुके की भयानक संभावनाओं का आभास करवा रहा था। लेकिन अगर यह सब था तो भी यह उसे ओरोचिमारू के कथित परफेक्ट वेसल के रूप में मान्यता पाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एम्फ, बच्चा, क्या तुम सोचते हो कि यह मुझे डरा देगा? ये सिर्फ लाइटनिंग स्टाइल है। इतना कहकर गुरेन ने अपना हाथ उठाया। क्रिस्टल स्टाइल, क्रिस्टल शूरिकेन तकनीक। असंख्य क्रिस्टलीय शूरिकेन हवा में प्रकट हुए और गेटलिंग गन की गति और तीव्रता के साथ सासुके की ओर लॉन्च हुए। हाकू बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल सासुके की बिजली ने प्रकट होकर कहा, चिदोरी स्ट्रीम, क्रैकल, सिजल। सासुके के चारों ओर की बिजली स्पष्ट रूप से और अधिक तीव्र हो गई। जैसे बढ़ती लहर बिजली बाहर की ओर फैलती रही, उग्र रूप से। कड़कते बिजली के धमाकों की आवाज़ पहले से भी अधिक कान फाड़ देने वाली थी। सासुके की ओर आने वाले हर क्रिस्टलीय शूरिकेन को बिजली के तूफान ने तोड़ दिया। जो कुछ भी सासुके की विद्युत आभा को छूता, वह पूरी तरह नष्ट हो जाता, अपनी शक्ति से कुचल दिया जाता। सासुके स्थिर खड़ा था, हाथ भी नहीं उठाया। ये रक्षात्मक लाइटनिंग स्टाइल JUTSU किसी हाथ के सील की जरूरत नहीं रखता था और इसने पूरी तरह से गुरेन के हमले को नष्ट कर दिया। गुरेन का चेहरा उसके झटके को प्रकट कर रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार किया। दांत पीसते हुए उसने एक और हाथ का सील बनाया। देखते हैं और क्या कर सकते हो बच्चा। क्रिस्टल स्टाइल, क्रिस्टल ड्रैगन। क्रैकल की आवाज़ के साथ एक रक्तिम क्रिस्टल ड्रैगन प्रकट हुआ, गुरेन के पीछे आसमान में गर्जन करता हुआ उठता। इसके पन्ना जैसे हरे आंखें सासुके पर टिकी हुई थीं। अगले ही पल ये सासुके की ओर झपट पड़ा, इसका विशाल जबड़ा ऊपर से नीचे आ रहा था। सासुके मुस्कुराया, उसने अपनी पीठ से कुसानागी तलवार को बाहर निकाला और चिदोरी सक्रिय किया। बिजली तलवार के साथ बहने लगी, जिससे ये पक्षियों की चहचहाहट जैसी आवाज़ निकाल रही थी। हालांकि सासुके ने कुसानागी तलवार को ज़्यादा समय तक नहीं संभाला था, लेकिन अब हथियार में उसकी लाइटनिंग स्टाइल चक्रा समाहित हो गया था। धीरे धीरे तलवार पर बिजली का रून उकेरा गया। रून, जो हिल से केवल 10 सेंटीमीटर तक फैला था, तलवार के लाइटनिंग संशोधित हथियार बनने की दिशा में परिवर्तन को दर्शाता था। जब इसे लाइटनिंग स्टाइल के साथ इस्तेमाल किया जाता तो कुसानागी तलवार की शक्ति बढ़ जाती। और चिदोरी के साथ, ये चिदोरी ब्लेड था, चिदोरी का एक प्रकार। इस तकनीक ने सासुके के हथेली से केंद्रित बिजली को तलवार के धार पर निर्देशित किया। हालांकि यह चिदोरी का एक व्युत्पन्न था, इसके लिए तलवार पर बिजली चैनल करने के लिए सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी, जो सासुके के लिए कोई चुनौती नहीं थी।
मूल कथा के सासुके के विपरीत, जिसने केवल कुसानागी तलवार में लाइटनिंग चक्रा डाला था, इस सासुके ने चिदोरी की पूरी शक्ति का उपयोग किया। लाइटनिंग चक्रा डालने और पूरी विकसित लाइटनिंग JUTSU लागू करने में स्पष्ट अंतर था। अंतर इस प्रकार था जैसे बम फटने और गोली के केंद्रित प्रभाव के बीच का फर्क। दोनों में विस्फोटक शक्ति थी, लेकिन उनकी प्रभावशीलता काफी भिन्न थी। सासुके का वर्तमान चिदोरी ब्लेड कहीं अधिक विनाशकारी था। बधाई हो, होस्ट, नई JUTSU का आविष्कार करने के लिए। लाइटनिंग स्टाइल चिदोरी ब्लेड मूल स्तर। तो सिस्टम ने भी उसकी तकनीक को मान्यता दी। सासुके हंसा। क्रिस्टल ड्रैगन तुरंत उसके पास पहुंचा। उस क्षण गुरेन ने सासुके की तलवार पर आश्चर्य से देखा, जो चिंगारी वाली बिजली से चमक रही थी और अजीब पक्षी जैसी आवाज निकाल रही थी। किस प्रकार का भयानक लाइटनिंग स्टाइल एक तलवार को ऐसी आवाज पैदा करने के लिए सक्षम कर सकता है? अचानक बिजली चमकी। तलवार की बिजली ने क्रिस्टल ड्रैगन को पूरी तरह से भेद दिया और नष्ट कर दिया। टुकड़े पाउडर में बदल गए और गायब हो गए, केवल सासुके की तलवार की चमकती बिजली रह गई। एक ही वार में उसने गुरेन के क्रिस्टल ड्रैगन को नष्ट कर दिया। ये लड़का अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। चिदोरी ब्लेड पकड़कर सासुके ने अंततः अपना बायां हाथ हिलाया। गुरेन ने उसकी हरकत देखी और ठिठक गई। एक हाथ से सील, वह स्टाइल निंजा ने पहले किया और अब ये बच्चा भी। कब से एक हाथ से सील इतनी आम हो गई? गुरेन अपनी सोच पूरी करने से पहले उसने एक कान फोड़ने वाली दरार सुनी। बिजली की एक तेज लहर उसकी ओर बढ़ी। समय पर प्रतिक्रिया न कर पाने के कारण उसने पीछे एक और चमक महसूस की। पक्षियों की चहचहाहट जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी, क्योंकि विद्युतीकृत कुसानागी तलवार सिर्फ उसके गले पर रुकी। बिजली की भयंकर गर्मी ने पहले ही उसकी त्वचा को जला दिया था। गुरेन ने कड़ी निगल ली, कई बार निगलते हुए उसकी पुतलियां धीरे धीरे फैल गईं, क्योंकि उसने पिछले क्षण की घटना को अपने मन में दोहराया। क्या तकनीक थी वह? अभी सासुके हल्की मुस्कान के साथ बोले। लाइटनिंग स्टाइल, लाइटनिंग बॉडी फ्लिकर। कितनी शक्तिशाली तकनीक है। हालांकि बिजली की चमक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, इसकी गति इतनी तेज थी कि कोई सामान्य व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। आवाज तेज थी, लेकिन गति आवाज से भी तेज थी। मैंने इसे स्वयं बनाया। मुझे लगता है कि यह काफी प्रभावी है। ये कमजोर शिनोबी से निपटना आसान बनाता है। स्वयं बनाया। गुरेन ने अंततः समझना शुरू किया कि ओरोचिमारू ने इसे परफेक्ट वेसल क्यों कहा। उसने हर मामले में उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। उस उम्र में ऐसी ताकत रखना उसे राक्षसों में राक्षस बना देता। उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह से मात खा चुकी है, एक भी राउंड के लिए अपनी जगह बनाए रखने में असमर्थ। ठीक है, हमें थ्री टेल्स खोजने के लिए ले चलो। यहाँ आने से पहले ओरोचिमारू ने कहा था कि इस मिशन पर मेरी पूरी अधिकारिता है। हमें थ्री टेल्स पकड़ने में मदद करो और मैं तुम्हें साउंड विलेज बेस पर वापस ले जाऊंगा। वहाँ तुम लॉर्ड ओरोचिमारू को फिर से देख सकते हो और हमेशा उसके पास रह सकते हो। सासुके के शब्द सुनकर गुरेन की आंखों में निराशा तेजी से गायब हो गई और उसकी जगह उम्मीद और खुशी ने ले ली। सच में, लॉर्ड सासुके, अब ये लॉर्ड सासुके बन गया। सासुके स्तब्ध रह गए। अगर उन्हें पता होता कि यह इतना आसान होगा तो उन्होंने शुरू से ही ऐसा कहा होता। अध्याय 152 कोनोहा संघर्ष का प्रकोप। सासुके ने कुसानागी तलवार को फिर से म्यान में डाल दिया, चिदोरी ब्लेड तकनीक को निष्क्रिय कर दिया। एक उल्टे पकड़ के साथ उसने तलवार को अपने कमर के पीछे म्यान में रखा। सासुके ने सिर घुमाया और द्वीप की ओर देखा, फिर पूछा, दुमधारी जीव कहाँ है? सासुके का प्रश्न सुनकर गुरेन जल्दी से उत्तर दी, लॉर्ड सासुके, कृपया मेरा अनुसरण करें। उसने सासुके के प्रति सम्मान की भावना के साथ कहा। उसके व्यवहार को देखकर कोई मुश्किल से विश्वास कर सकता था कि बस 3 सेकंड पहले यह महिला सासुके को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देख रही थी। सेकंडों में उसके दृष्टिकोण में इतनी तीव्र बदलाव आश्चर्यजनक था, यहाँ तक कि किमिमारो ने भी डिसबिलीफ में सिर हिलाया। एक मूर्ख महिला, किमिमारो ने सोचा। भले ही वह लॉर्ड ओरोचिमारू के पास लौट जाए, संभावना कम है कि लॉर्ड ओरोचिमारू फिर उसे देखें। ये स्पष्ट है कि उसे पहले ही त्याग दिया गया है, यहाँ तक कि श्राप चिन्ह धारण किए बिना। क्या वह वास्तव में लॉर्ड ओरोचिमारू की कृपा फिर से पाने की आशा करती है? हालांकि ये विचार उसके मन में थे, किमिमारो चुपचाप था और उनके पीछे पीछे चला। इस बीच हाकू ने सासुके के दूसरी ओर अपनी स्थिति बनाई और गुरेन पर सतर्क नजर रखी। हाकू के लिए गुरेन अभी भी एक महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत करती थी, मुख्य रूप से क्योंकि वह महिला थी। महिलाओं के बीच अक्सर एक अनिश्चित शत्रुता उत्पन्न होती है। गुरेन ने भी इसे महसूस किया और जल्दी ही समझ गई कि हाकू उसे इस तरह क्यों देख रही थी। ये छोटी लड़की लॉर्ड सासुके को पसंद करती है ना? गुरेन ने अंदर ही अंदर सोचा और मुस्कुराए। हाँ, मुझे सासुके जैसे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह मुझे रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रही है। ठीक है, अगर वह मुझे इस तरह देखती है तो मैं उसे और अधिक असहज बना दूंगी।
ये सोचकर गुरेन जानबूझकर कुछ उकसाने वाले इशारे करने लगी। लॉर्ड सासुके, इस तरफ। उसने कहा, अब से मैं पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करूंगी। जो भी आप अनुरोध करेंगे मैं उसे पूरा करूंगी। यदि आपको कोई चिंता है तो कृपया मुझे बताएं। सासुके, गुरेन के इरादों से अनभिज्ञ ने उसके अचानक बदलाव को वर्णन करना मुश्किल पाया। हालांकि उसके विचार दुमधारी जीव पर केंद्रित थे, इसलिए उसने उसके कार्यों की परवाह नहीं की। दूसरी ओर हाकू को क्रोध आया। वह दुष्ट महिला, कैसे उसने लॉर्ड सासुके को बहकाने की हिम्मत की। लॉर्ड सासुके कभी भी ऐसे चालों में नहीं फंसेंगे। सासुके, हाकू, किमिमारो और गुरेन ने द्वीप के अंदर गहराई में प्रवेश किया ताकि वे थरी टेल्स को खोज सकें। इस बीच कहीं और शिनोबी दुनिया में एक बड़ा घटना घट रही थी। आग का देश, कोनोहा गांव। जैसे ही रात हुई, कोनोहा का वातावरण असामान्य रूप से तनावपूर्ण हो गया। सड़कें खाली थीं और उज्ज्वल रोशनी के बावजूद अधिकांश दुकानें जल्दी बंद हो गईं। साधारण ग्रामीण भी महसूस कर सकते थे कि कोनोहा में कुछ गड़बड़ है। इस बार खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं आया, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष से उत्पन्न हुआ जो तसुनाडे की वापसी के बाद शुरू हुआ। कोनोहा दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक तरफ थे जोनिन जिन्होंने दांजो के सत्ता में उठान का समर्थन किया। ये गुट अधिकांश था, लगभग कोनोहा के 9/10 जोनिन का प्रतिनिधित्व करता था। बाकी हिस्सा एलीट जोनिन का था, जिनका नेतृत्व काकाशी जैसे लोग कर रहे थे। उच्च स्तरीय जोनिन जैसे काकाशी, जिनके पास अपने आप खड़े होने की ताकत और आत्मविश्वास था, तुरंत पक्ष चुनने के बारे में अधिक चिंतित नहीं थे। जैसे ही तसुनाडे वापस आए, इन एलीट जोनिन ने स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन किया। समस्या, हालांकि, समय के साथ थी। यदि अगले होकाजे के बारे में निर्णय पहले से नहीं लिया गया होता तो काकाशी और अन्य के समर्थन से तसुनाडे की वापसी उसे 5वें होकाजे के रूप में सुनिश्चित कर देती। लेकिन स्थिति जटिल थी। तसुनाडे की वापसी से ठीक पहले कोहारू और होमुरा ने दाइम्यो के दबाव में अनिच्छा से दांजो को होकाजे नियुक्त करने के लिए सहमति दी थी। हालांकि औपचारिक उद्घाटन समारोह नहीं हुआ था और दांजो का चेहरा होकाजे रॉक में उत्कीर्ण नहीं हुआ था, फिर भी उसका होकाजे के रूप में पद पहले से ही पुष्टि हो चुका था। वापसी पर तसुनाडे ने पहले जिराइया से मुलाकात की और उनकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल की, उनकी स्थिति को स्थिर किया और सुनिश्चित किया कि 6 महीनों के भीतर वे पूरी तरह ठीक हो जाएं। फिर उन्होंने होकाजे पद के मुद्दे को तेजी से संबोधित किया और साहपूर्वक खुद को 5वें होकाजे के रूप में घोषित किया। अपनी प्रकृति के अनुसार तसुनाडे ने दांजो को कोई छूट नहीं दी। इसने टकराव पैदा किया। काकाशी जैसे एलीट जोनिन के समर्थन और ह्यूगा कबीले के सार्वजनिक समर्थन से तसुनाडे के पास मजबूत शक्ति आधार था। हालांकि दांजो के पास भी पर्याप्त प्रभाव था, विशेष रूप से सामान्य जोनिन के भारी समर्थन के कारण। इस प्रकार दोनों गुट एक गतिरोध में पहुंच गए। कोई भी डिसाइसिवली दूसरों को हरा नहीं सका। सासुके के थरी टेल्स खोजने के लिए निकलने के दिनों में दोनों गुटों के बीच कई वार्ताएं हुईं, सभी विवादित होकाजे पद के इर्द गिर्द। इस प्रकार का बड़ा शक्ति संघर्ष अन्य गांवों की नज़रों से अनदेखा नहीं रह सकता। यहां तक कि अभी विकसित हो रहे किरिगाकुरे में खुफिया एजेंटों ने कोनोहा में प्रवेश किया। हालांकि ये जासूस सीधे गांव को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते थे। ये केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए था। मूल रूप से पूरी शिनोबी दुनिया जानती थी कि कोनोहा आंतरिक संघर्ष का सामना कर सकता है। जैसे ही सासुके द्वीप पर थरी टेल्स को खोजने के लिए पहुंचा, कोनोहा संघर्ष ने आखिरकार प्रकोप किया। दांजो अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने तसुनाडे का समर्थन करने वाले एलीट जोनिन को विष देने का प्रयास किया। कुरेनाई यूही और माइट गाई विष के शिकार हुए। यदि तसुनाडे वहां नहीं होती और उसकी त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप नहीं होती तो दोनों शायद जीवित नहीं बचते। प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार की नीच चालों का उपयोग तसुनाडे को क्रोधित कर गया। उसने तुरंत काकाशी और अन्य को दांजो को समाप्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार उसी रात कोनोहा संघर्ष आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। दांजो, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था, ने रूट निंजा को कोनोहा अस्पताल और होकाजे भवन के चारों ओर तैनात किया। उसका उद्देश्य अपने होकाजे पद के दावे का उपयोग करके तसुनाडे को पूरी तरह गांव से बाहर करना था। हालांकि दांजो ने कोनोहा में तसुनाडे के प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया। प्रथम होकाजे की पोती, 3 सिन्निन में से एक और पूरी शिनोबी दुनिया में राजकुमारी तसुनाडे या तसुनाडे हिमे के रूप में प्रसिद्ध होने के नाते उनकी स्थिति ही कोनोहा से उन्हें निकालना लगभग असंभव बना देती थी। दांजो के कार्यों का परिणाम उल्टा पड़ा और उसकी प्रतिष्ठा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। भले ही उसके पास कई निंजा समर्थक थे, ये लड़ाई उसके लिए भारी साबित हुई। काकाशी और एलीट जोनिन उसकी क्षमता से कहीं आगे थे। साधारण जोनिन और एलीट जोनिन के बीच का अंतर मामूली नहीं था। कोनोहा संघर्ष पूरी ताकत के साथ प्रकट हुआ। उस रात कोनोहा को हुए नुकसान कोनोहा क्रश योजना के दौरान हुए नुकसान से भी अधिक विनाशकारी थे। अध्याय 153, वास्तव में एक बड़ा घटना।
कोनोहा में नागरिक संघर्ष फूट पड़ा और विभिन्न देशों के निंजा द्वारा ये खबर तेजी से उनके संबंधित गांवों तक भेजी गई। स्थापना के समय से ही कोनोहा लगातार अन्य निंजा गांवों पर हावी रहा और निंजा दुनिया में अपने प्रभुत्व को बनाए रखा। कोनोहा के सबसे कमजोर समय में भी इसके पास भयभीत करने वाले शिनोबी मौजूद थे, जैसे कि दिग्गज सेन्निन। हालांकि वे हमेशा गांव में नहीं रहते थे, उनका लौटना हमेशा एक संभावना रहती थी, जिससे कोनोहा की शक्ति अन्य गांवों के लिए डर का स्रोत बनी रहती थी, यहाँ तक कि 5 महान देशों में भी। लेकिन अब इतिहास में पहली बार कोनोहा आंतरिक संघर्ष का सामना कर रहा था। इससे कोनोहा की शक्ति काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और अन्य गांवों के लिए कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा। कुमोगाकुरे की प्रतिक्रिया। कुमोगाकुरे में चौथे रैकागे, जो आधी रात में नींद से जगाए गए, बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। इसके बजाय उनका हंसना पूरे गांव को जगाने के करीब था। माबुई, हालांकि उतनी ही प्रसन्न थी, ने उन्हें उनकी छवि को बनाए रखने की याद दिलाई। रैकागे सामा, कृपया अपनी छवि का ध्यान रखें। छवि, उन्होंने तंज कसा। अब छवि की क्या परवाह, मैं कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ। कोनोहा ने आखिरकार खुद को नुकसान पहुंचाया। वे मुझ पर दोष नहीं लगा सकते कि मैंने इसका फायदा उठाया। माबुई ने चिंता व्यक्त की। वर्तमान संकट के बावजूद भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है, कहावत सत्य थी। कोनोहा की समग्र शक्ति निंजा दुनिया में बेजोड़ थी। यहाँ तक कि अब भी यदि त्सुनाडे और दांजो मिल जाएं, तो उनकी संयुक्त शक्ति किसी भी गांव के लिए भयानक होगी। छोटे राष्ट्रों के निंजा गांवों के लिए कोनोहा उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता था। बड़े गांवों को भी भारी नुकसान होगा यदि कोनोहा पलटवार करने का निर्णय ले। इसके अलावा रिपोर्टों में कहा गया कि कोनोहा का 9 पूंछ वाला जेंचुरी दुमधारी जीव पर नियंत्रण हासिल कर चुका है, जिससे कोनोहा की धमकी और बढ़ गई। रैकागे सामा, अब कोनोहा पर हमला करने का सही समय नहीं है, माबुई ने सलाह दी। हालांकि वे आंतरिक संघर्ष में उलझे हैं, हमें नहीं पता कि यह कितना गंभीर है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा, रैकागे ने हंसते हुए कहा। माबुई, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि कोनोहा पर खुला हमला कर दूं। ये केवल दूसरों को फायदा पहुंचाएगा, कुमोगाकुरे को नहीं। माबुई ने भौहें चढ़ाईं। तो आपका योजना क्या है, रैकागे सामा? जब 2 बाघ लड़ते हैं, एक को चोट लगनी निश्चित है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कोनोहा व्यस्त होने के कारण कई भेड़िए इसका फायदा उठाना चाहेंगे। हालांकि यह कोनोहा को तुरंत नष्ट नहीं करेगा, लेकिन इसे कमजोर कर देगा। यदि उनकी स्थिति और बिगड़ती है, तभी कुमोगाकुरे निर्णायक रूप से हमला कर सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। माबुई ने जल्दी ही समझ लिया। रैकागे सामा का इरादा है कि छोटे राष्ट्र कोनोहा से निपटें। बिल्कुल, कुमोगाकुरे के प्रभाव और सूक्ष्म दबाव के साथ मौजूदा अवसर का उपयोग करते हुए कोनोहा के आसपास के छोटे राष्ट्र इसके विरोध में मजबूर हो जाएंगे। कोनोहा को आंतरिक संघर्ष के दलदल में खींचकर वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि गांव पूरी तरह से ठीक न हो। एक बार पर्याप्त रूप से कमजोर होने के बाद 5 महान राष्ट्र मिलकर कोनोहा को निगल सकते हैं। मैं इंतजाम संभाल लूंगी, माबुई ने कहा। इतनी सूक्ष्म योजना का समर्थन करना कुमोगाकुरे के लिए कम जोखिम भरा था, इसलिए यह एक समझदारी भरा कदम था। अन्य गांवों की प्रतिक्रियाएं। इवागाकुरे, धरती के देश में ओनोकी, जो कई युद्धों के अनुभवी थे, संभावित विकास का अनुमान लगा सकते थे। हालांकि उन्होंने कोनोहा पर सीधे हमला करने में संकोच किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह प्रतिकूल परिणाम देगा। मैं सबसे पहले खतरे में नहीं पड़ूंगा, ओनोकी ने निर्णय लिया। लेकिन मुझे शक है कि महत्वाकांक्षी रैकागे चुप बैठेंगे। यदि ऐसा है तो मैं प्रवाह के साथ चलूंगा। कोनोहा हमेशा मेरी नाक में कांटा रहा है। किरिगाकुरे, जल के देश में अपने स्वयं के संकट से उबरते हुए और विकासशील किरिगाकुरे ने सतर्कता अपनाई। आइए देखें, मेईटेरुमी ने कहा। अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। यदि कोनोहा पहले हमले से बच जाता है तो हम पुनर्विचार करेंगे। यदि नहीं, तो किरिगाकुरे को अपना हिस्सा लेना होगा। सुनागाकुरे, हवा के देश में सुनागाकुरे पूरी तरह अलग चिंता का सामना कर रहा था। कोनोहा का आंतरिक संघर्ष हमारे काजेकागे की मृत्यु के साथ मेल खाता है, एक बुजुर्ग ने अफसोस व्यक्त किया। हमने अभी तक 5वें काजेकागे का चयन नहीं किया। हमारा गांव अस्त व्यस्त है और अब हमारा सहयोगी कोनोहा इस स्थिति का सामना कर रहा है। शायद हम इसका फायदा उठा सकते हैं। मूर्ख, गंभीर रूप से घायल बाकी ने टोक दिया। हम मुश्किल से अपनी समस्याओं से निपट पा रहे हैं और तुम सोचते हो कि हम कोनोहा को निशाना बना सकते हैं। बाकी ने तुरंत आदेश दिए, आज से सुनागाकुरे लॉकडाउन में है। मिशन केवल हवा के देश में सीमित होंगे। कोई भी शिनोबी बाहर नहीं जा सकता। अन्य शिनोबी ने एक दूसरे की ओर देखा। लॉकडाउन किरिगाकुरे की पिछली अलगाव जैसी। अभी के लिए कोई विकल्प नहीं था। सुनागाकुरे तब तक बंद रहेगा जब तक वे आंतरिक रूप से स्थिर नहीं होते या कोनोहा का संघर्ष पर्याप्त रूप से कम नहीं होता। निंजा दुनिया में एक उभरती तूफान। कोनोहा का नागरिक संघर्ष एक तूफान का संकेत था जो पूरी निंजा दुनिया में फैलने वाला था।
पिछली घटनाओं के विपरीत, जिन्होंने केवल सासुके जैसे व्यक्तियों को प्रसिद्धि दिलाई, ये घटना दुनिया की शांति का भाग्य तय कर सकती थी। इन घटनाओं से अनजान सासुके दूर के पानी के देश में थरी टेल्स की खोज कर रहा था। उसके बगल में गुरेन स्पष्ट रूप से असहज दिख रही थी। क्षमा करें, लॉर्ड सासुके, हम केवल ये पुष्टि कर सकते हैं कि थरी टेल्स इस क्षेत्र में कहीं है, गुरेन ने कहा। हालांकि हमें इसका सटीक स्थान नहीं पता। आपके आने से पहले मैंने तेज पानी की भयंकर आवाज़ सुनी थी। मुझे निश्चित है कि यह थरी टेल्स है, लेकिन कहाँ ठीक है? सासुके ने विशाल महासागर की ओर शब्दहीन दृष्टि डाली। यह मूल कहानी में ऐसा नहीं था, है ना? उसने सोचा, क्या यह एक झील में नहीं होना चाहिए था? अब यह महासागर क्यों है? मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? ये झील नहीं, महासागर है। फिर भी आगे सोचने पर यह समझ में आया, वर्तमान समयरेखा मूल घटनाओं की तुलना में बहुत पहले है, इसलिए थरी टेल्स का महासागर में होना स्वाभाविक है, न कि झील में। लेकिन महासागर में थरी टेल्स ढूंढना आसान नहीं होगा। सासुके ने भौहें चढ़ाईं। काश मेरे पास संवेदनशील क्षमताएं होतीं। अफसोस, मैंने अभी तक सेज मोड नहीं सीखा। निराश महसूस करते हुए अचानक एक विचार सासुके के मन में आया। रुको, मैं इसके लिए एक JUTSU विकसित कर सकता हूँ। मुझे कई संवेदनशील तकनीकें पता हैं। अगर मैं केवल एक बनाऊं, तो क्या थरी टेल्स को ढूंढना सरल नहीं होगा? सासुके के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। शायद ये काम कर जाएगा। अध्याय 154, सहायक संवेदनशील निंजुत्सु विकसित करना। इतने विशाल महासागर में दुमधारी जीव की तलाश करना। हालांकि थरी टेल्स का शरीर विशाल है, फिर भी महासागर की विशालता में यह नगण्य सा प्रतीत होता है। इसलिए संवेदनशील क्षमताएं बिल्कुल आवश्यक हैं। दुर्भाग्यवश इस समय सासुके ने सेज मोड में महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए उसकी संवेदनशील क्षमताएं विशेष रूप से मजबूत नहीं थीं। हम इतने विशाल महासागर में थरी टेल्स को कैसे खोज सकते हैं? किमीमारू का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि यहाँ थरी टेल्स को ढूंढना कितना कठिन होगा। गुरेन ने भी महसूस किया कि यह काम बिल्कुल आसान नहीं है। हालांकि अन्य दुमधारी जीवों की तुलना में थरी टेल्स को पकड़ना अपेक्षाकृत आसान था। आखिरकार जिनचुरिकी के बिना दुमधारी जीव खासा शक्तिशाली नहीं होता। थरी टेल्स के पास अद्भुत विनाशकारी शक्ति है, लेकिन उसका विशाल शरीर निंजाओं के लिए आसान लक्ष्य बनाता है। इतना बड़ा लक्ष्य निपटने में कहीं अधिक आसान होता है। अब एकमात्र विकल्प प्रतीक्षा करना प्रतीत होता है। थरी टेल्स को आखिरी बार 5 दिन पहले देखा गया था। अगर हम थोड़ा और प्रतीक्षा करें तो यह निश्चित रूप से पुनः दिखाई देगा। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हम बैठकर प्रतीक्षा करें जैसे बैठी हुई बत्तखें? हाकू चुप रह गई। सासुके के बारे में जो वह जानती थी, उसके अनुसार वह कभी भी इतनी मूर्खतापूर्ण निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, सासुके स्पष्ट रूप से असंतुष्ट दिखाई दिया। प्रतीक्षा? मेरा यहाँ शांत बैठकर केवल प्रतीक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। प्रतीक्षा नहीं करना? लेकिन अगर आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो दूसरा विकल्प क्या है? महासागर में थरी टेल्स की खोज। ये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। सासुके सामा क्या करने वाले हैं? किमीमारू ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि सासुके के पास कोई योजना हो सकती है। अगर हमारे पास संवेदनशील प्रकार का निंजुत्सु होता तो थरी टेल्स को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। ये कथन सही था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इनमें से किसी के पास ऐसी क्षमता नहीं थी। गुरेन ने भी सोचा कि क्या इनमें से किसी के पास संवेदनशील क्षमताएं हैं। अगले ही क्षण सासुके ने सीधे कहा, मैं कुछ समय से इसी तरह की क्षमता विकसित करना चाहता था। ये परफेक्ट अवसर है। चलो थरी टेल्स का पता लगाने के लिए संवेदनशील प्रकार की क्षमता विकसित करें। ये सुनकर गुरेन हैरान रह गई। ये बच्चा अभी क्या कह गया? संवेदनशील प्रकार की क्षमता विकसित करना? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बस तय करके बना सकते हैं? समझना चाहिए कि निंजुत्सु विकसित करना इतना सरल नहीं है। सबसे सरल निंजुत्सु के लिए भी निंजाओं द्वारा अनगिनत व्यावहारिक प्रयोगों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आमतौर पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही उन अनुभवों को नए JUTSU में संक्षेपित और परिष्कृत कर सकता है। यहाँ तक कि अगर सासुके इस निंजुत्सु को विकसित कर भी ले तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है। क्या प्रतीक्षा करना बेहतर नहीं होता? गुरेन चुप रही, लेकिन सासुके ने सीधे कहा, चलो आज रात विश्राम करते हैं। पहले मैं विकास की दिशा के बारे में सोचूंगा। किमीमारू और हाकू ने सिर हिलाया और समुद्र तट के पास शिविर स्थापित किया। जैसे ही रात हुई, सासुके सोने के बजाय चक्र परिशोधन कर रहा था। पूरी रात सासुके के तीव्र चक्र उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि गुरेन ने पहले सासुके की टिप्पणियों पर तंज कसा था, लेकिन उसे इतना मेहनती देखना इवन आराम के समय भी प्रभावित कर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सासुके इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली था। ये स्पष्ट रूप से उसकी असाधारण मेहनत से जुड़ा था, केवल प्रतिभा से नहीं। किमीमारू और हाकू भी समान प्रयास कर रहे थे। ये देखकर गुरेन काफी हैरान रह गई। चक्र परिशोधन, इसका क्या फायदा?
क्या निंजा का चक्र समय के साथ स्वाभाविक रूप से नहीं बढ़ता? परिशोधन से कितना चक्र बढ़ सकता है? थोड़ी बहुत। ये हास्यास्पद लग रहा था, इसलिए गुरेन सीधे सोने चली गई। इस बीच सासुके सोच रहा था कि संवेदनशील प्रकार की क्षमता कैसे विकसित की जाए। उसके पास दो विचार थे। पहला विचार एन तकनीक से प्रेरित था, हंटर एक्स हंटर से चक्र को ऑरा की तरह छोड़कर अपने शरीर के चारों ओर संवेदनशील क्षेत्र बनाना। यह उसे इस क्षेत्र में किसी भी चीज का पता लगाने की अनुमति देता। इस विचार में क्षमता थी, लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि सासुके के वर्तमान चक्र भंडार बड़े क्षेत्र में एन फैलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सिर्फ दर्जनों मीटर तक फैलाना भी उपलब्धि होती। इस विचार को अस्थायी रूप से अलग रखा गया। दूसरा विचार वर्तमान चक्र स्तर के साथ व्यापक कवरेज का लक्ष्य रखता था। सासुके ने बिजली का उपयोग करने पर विचार किया। इलेक्ट्रोसेंसरी क्षमताएं वादार्थपूर्ण लग रही थीं। सासुके ने वन पीस के एनल के मैंट्र की तरह कुछ सोचा। एनल का मैंट्र केवल ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं था, ये गौरो गौरो नोमी फल की इलेक्ट्रोसेंसरी क्षमताओं से बढ़ाया गया था। इसने एनल का मैंट्र विशेष रूप से शक्तिशाली बना दिया। हालांकि अगर उसका मन विचलित हो तो इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती। सासुके ने महसूस किया कि वह एनल की क्षमता को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकता। इसके बजाय उसने एक सरल लक्ष्य तय किया, किसी दिए गए क्षेत्र में जीवित प्राणियों द्वारा उत्सर्जित कमजोर विद्युत संकेतों का पता लगाना। इन संकेतों की पहचान करके वह एक निश्चित सीमा में सभी जीवित प्राणियों का पता लगा सकता था। ये निंजा दुनिया में अधिक प्राप्त करने योग्य प्रतीत हुआ। हालांकि चुनौतियां बनी रहीं। सासुके को बहुत सारी बिजली की आवश्यकता होगी, न कि शक्तिशाली बिजली शैली हमलों के लिए, बल्कि विद्युत संकेतों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को काफी बढ़ाने के लिए। इसे हल करने के लिए सासुके ने एक समाधान निकाला। एंडलेस थंडर पूल का उपयोग करें। मूल रूप से ये तकनीक शक्तिशाली बिजली शैली JUTSU जैसे की किरण विकसित करने के लिए थी। अब ये तकनीक संवेदनशील प्रकार के निंजुत्सु बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हुई। एंडलेस थंडर पूल को सक्रिय करना कुछ मिनट लेगा, इसलिए वास्तविक मुकाबले में ये तकनीक स्पष्ट रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि संवेदनशील प्रकार के निंजुत्सु के रूप में ये बिल्कुल सही है। आखिरकार दुश्मन का पता आमतौर पर लड़ाई शुरू होने से पहले लगाया जाता है। एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद संवेदनशील क्षमताओं की आवश्यकता नहीं होती। दुश्मन सामने नहीं है तो कैसे लड़ेंगे? अगली सुबह जब सासुके ने अपनी आंखें खोलीं, गुरेन पहले ही जाग चुकी थी, समुद्र के किनारे पहरे पर निष्क्रिय प्रतीक्षा की रणनीति अपनाए हुए। हालांकि सासुके के उठने की आवाज़ सुनकर गुरेन फिर भी मुस्कुराए। सासुके सामा, क्या आप रात में अच्छी तरह सोए? सासुके ने सिर हिलाया। मैंने सोया नहीं, सोना समय की बर्बादी है। ओह सचमुच, इस बच्चे के चक्र उतार चढ़ाव पूरी रात नहीं रुके। वास्तव में उसने बिल्कुल भी नहीं सोया और लगातार प्रशिक्षण कर रहा था। सासुके सामा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं यहाँ पहरा दूंगी और अगर मैं थक जाऊं तो बाकी लोग मेरी जगह ले लेंगे। तुम पहरा देते रहो। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि किस तरह की तकनीक विकसित करनी है। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने कहा, सासुके पास एक खुले क्षेत्र की ओर चला गया। सासुके की पीछे हत्ती आकृति को देखते हुए गुरेन स्तब्ध रह गई। इस बच्चे ने अभी क्या कहा? उसने तय कर लिया। उसने सिर्फ एक रात में एक नई तकनीक विकसित करने का तरीका तय कर लिया। ये किस तरह का मजाक है? निंजुत्सु विकसित करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस एक रात में सोचकर तय किया जा सके। अध्याय 155 तत्काल निंजुत्सु विकास। साथ ही हाकू और किमिमारू भी जाग उठे। हालांकि सासुके की तुलना में उनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास सासुके की असामान्य शारीरिक क्षमता नहीं थी, जिसने उसे पूरी रात चक्र परिशोधन करने की अनुमति दी थी। उनकी मानसिक ऊर्जा की थकान गंभीर थी। फिर भी उन्होंने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया क्योंकि उन्होंने सासुके की आवाज़ सुनी थी। वे देखना चाहते थे कि सासुके किस प्रकार का JUTSU विकसित करने वाले हैं। सासुके को साफ जगह में कदम रखते हुए देखते हुए, जैसे ही वह सही स्थिति में पहुंचा, सासुके ने चुपचाप अपने शरीर में चक्र इकट्ठा करना शुरू किया। अपने हाथों से मुहरे बनाते हुए और उन्हें अपने सीने के सामने रखते हुए उसने अपनी सारी ऊर्जा चक्र को संघनित करने पर केंद्रित की। बिजली विमोचन, एंडलेस थंडर पूल। ये तकनीक अंततः सासुके के लिए विभिन्न अन्य बिजली शैली हमलों को लॉन्च करने का एक आधारभूत JUTSU बन जाएगी। एक बार यह JUTSU सक्रिय हो गया, बिजली शैली तकनीकों में इसका संवर्धन आश्चर्यजनक था। वास्तव में वर्तमान स्थिति में सासुके को इसे उपयोग करने के लिए अभी भी अपने कर्स्ट सील मोड को सक्रिय करना पड़ता था। कर्स्ट सील धीरे धीरे प्रकट हुआ, जैसे ही काले चिन्ह सासुके के चेहरे पर उभरने लगे। ये है हेवन कर्स्ट सील। गुरेन ने सासुके को कुछ ईर्ष्या के साथ देखा। ओरोचिमारू की अधीनस्थ के रूप में वह कर्स्ट सील के बारे में कैसे अनजान हो सकती थी? हेवन कर्स्ट सील कुछ ऐसा था जिसकी वह सबसे अधिक कामना करती थी,
न कि शक्ति के लिए, बल्कि ओरोचिमारू की मान्यता पाने के लिए। फिर भी उसने स्पष्ट रूप से यह इच्छा पूरी नहीं की थी। कर्स्ट सील मोड सक्रिय हुआ। सासुके ने कर्स्ट सील के पहले चरण को पूरी तरह से सक्रिय किया। इस समय वह केवल इस चरण को बिना चोटिल हुए सक्रिय कर सकता था। दूसरे चरण को सक्रिय करने से अभी भी शारीरिक क्षति होगी। जैसे ही कर्स्ट सील चक्र प्रवाहित हुआ, सासुके के शरीर के चारों ओर हल्का चमकता हुआ चक्र दिखाई दिया। सील की अनोखी विशेषताओं के कारण उत्सर्जित प्रकाश में एक अंधेरा आभा शामिल था। सासुके सामा। हाकू ने सासुके के कर्स्ट सील चक्र को काफी अजीब पाया। एक असहजता का भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन अगले ही क्षण सासुके के चारों ओर बिजली की धमाकेदार किरणें फट पड़ीं, जो सभी दिशाओं से उस पर प्रहार करने लगीं। हाकू और किमिमारू स्तब्ध होकर देखते रहे, और साथ ही गर्जन करती हुई बिजली ने तुरंत तीव्रता बढ़ा दी। आसमान से एक के बाद एक बिजली गिरती रही, सासुके के चारों ओर जोरदार रूप से इकट्ठा होती गई। क्षण भर में चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी। मोटे बिजली के सर्प बेतहाशा सासुके के चारों ओर लिपट गए, चरचराते और कूदते हुए। एक थंडर पूल बन गया, सासुके के केंद्र में, लगभग 5 से 6 मीटर की त्रिज्या तक फैलता हुआ। सासुके ने अपनी आंखें खोलीं, जो अब बिजली से चमक रही थीं। उत्सर्जित बिजली ने हवा में एक घना नेटवर्क बना दिया। बिजली विमोचन, एंडलेस थंडर पूल सक्रिय करो। उस समय सासुके ने चारों ओर बिजली की ओर देखा। पिछली बार की तुलना में सीमा आधे से अधिक बढ़ गई है। क्या यह मेरे चक्र भंडार के बढ़ने के कारण है? वास्तव में इस दर से एक दिन सासुके एक ही क्षण में सैकड़ों मीटर तक फैला थंडरपूल बना सकेगा। उस समय इन बिजली के क्षेत्रों का लाभ उठाकर लाइटनिंग समनिंग विकसित करना वास्तव में संभव होगा। ये सोचकर सासुके के चेहरे पर मुस्कान उभरी। लेकिन अब उसके सोचने का समय नहीं था। वर्तमान में वह एक अन्य JUTSU विकसित कर रहा था। सिर्फ एंडलेस थंडरपूल को सक्रिय करने से ही हाकू, किमिमारू और गुरेन पहले ही स्तब्ध हो गए थे। सासुके के चारों ओर इकट्ठी हुई हिंसक बिजली इतनी डरावनी थी कि यहाँ तक कि एक अनुभवी बिजली शैली उपयोगकर्ता भी बेधड़क पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वे इस तकनीक से उत्पन्न भयावह दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यह कोई JUTSU नहीं था जिसे कोई सामान्य निंजा सह सकता। फिर भी सासुके, जिसने ये तकनीक जारी की, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बिजली में स्नान कर रहा हो। उसकी लाल शारिंगन आंखें बिजली के बीच में विशेष रूप से चमक रही थीं। इस समय सासुके ने मंगेक्यो शारिंगन सक्रिय करने की तैयारी की। सासुके के पास एक और दृष्टिगत तकनीक थी, हाइपर परसेप्शन। हाइपर परसेप्शन की सहायता से जो सासुके अगले कदम में करने वाला था, वह बहुत आसान हो जाएगा। मंगेक्यो शारिंगन सक्रिय करो। जैसे ही उसकी आंखों में अजीब पैटर्न प्रकट हुए, गुरेन पूरी तरह से दंग रह गई। ये है उचेहा कबीले का प्रसिद्ध मंगेक्यो शारिंगन। इतनी आकर्षक आंखें, ये रहस्यमय पैटर्न, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी को अपनी ओर खींच सकती हों। जैसे ही गुरेन ने कहा, सासुके के चारों ओर बिजली और भी अस्थिर हो गई। सासुके ने बिजली को फैलाने के लिए नियंत्रित करना शुरू किया। हाइपर परसेप्शन सक्रिय होने के साथ सासुके स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बिजली सभी दिशाओं से एकत्रित हो रही थी। अब सासुके का काम था अपने चक्र को बिजली में एकीकृत करना, फिर इसे एक ही बार में छोड़ना। वितरित बिजली हवा में निम्न वोल्टेज कर्ट बन जाएगी, जो तेजी से फैलती जाएगी। जब ये किसी जीवित प्राणी के संपर्क में आएगी, तो कर्ट अवशोषित हो जाएगा, उनके शरीर में प्रवेश करेगा, और सासुके उस सीमा के भीतर हर जीवित प्राणी का पता लगा सकेगा। हालांकि उस समय मस्तिष्क में जानकारी का प्रवाह अत्यधिक हो सकता था। सासुके ने इसके लिए खुद को तैयार किया। अपने पहले प्रयास के लिए सासुके ने रेंज को छोटे क्षेत्र तक नियंत्रित करने का निर्णय लिया। चलो 100 मीटर से शुरू करते हैं। ये सोचकर सासुके ने 100 मीटर की सीमा के लिए आवश्यक कर्ट की मात्रा का मोटे तौर पर अनुमान लगाया। उसने नियंत्रण में सहायता के लिए अपने हाथों को मुहरें बनाने के लिए उठाया। मुहरों की श्रृंखला स्वाभाविक रूप से इस JUTSU को कास्ट करने के लिए आवश्यक पैटर्न बन गई। सासुके को मुहरें बनाते हुए देखते हुए गुरेन का मुंह धीरे धीरे आश्चर्य से खुल गया। शून्य से निंजुत्सु का निर्माण देखना, ऐसा अनुभव हर दिन नहीं होता। लगातार 70 हाथ मुहरें बनाते हुए गुरेन ने अपने सिर की खाल में झुनझुनी महसूस की। यह एक नए निंजुत्सु का निर्माण था। क्या इस लड़के को इसे टेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं थी? उसने वास्तव में इसे एक बार में सफलता प्राप्त कर ली। यही प्रतिभा होती है। एक असाधारण प्रतिभा के रूप में सासुके की सहज प्रतिभा कुछ ऐसी थी जिसे वे समझ ही नहीं सकते थे। मुहरें पूरी हो गईं। अगले ही क्षणों में सासुके ने अपने हाथ खोल दिए। हाथों में इकट्ठी हुई बिजली तरंगों में बदल गई, जो तुरंत फैल गई। जैसे ही यह आसमान में चली, अद्भुत इलेक्ट्रिकल रिपल जिसे नग्न आंख से देखा जा सकता था, तेजी से फैलती हुई लगभग 200 मीटर की सीमा तक पहुंच गई। उस समय सासुके की आंखें हल्की सी कांपने लगीं। मस्तिष्क में जानकारी के अचानक प्रवेश ने थोड़ी असुविधा उत्पन्न की।
हालांकि सासुके को कोई तनाव महसूस नहीं हुआ, उसकी मानसिक शक्ति ने इसे पूरी तरह संभाला। क्या इसे सफलता माना जाएगा? होस्ट को नए निंजुत्सु को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए बधाई। कृपया इसका नाम दें। चूंकि सिस्टम ने भी इसे मान्यता दी, ये तकनीक स्पष्ट रूप से सफल थी। जहां तक नाम की बात है, इसे कहते हैं बिजली विमोचन, मन का जाल। नाम सफलतापूर्वक पंजीकृत हुआ। बिजली विमोचन, मन का जाल, शुरुआती स्तर। चैप्टर 156। Here's the Hindi translation of chapter 156, भयावह संवेदी क्षमता, terrifying detection ability। क्या ये काम कर गया? सासुके का चेहरा मुस्कान से झिलमिला उठा। वह अपने आसपास जीवित प्राणियों की सटीक संख्या को महसूस कर सकता था। और भी आश्चर्यजनक बात, किमीमारो और अन्य लोगों को देखते हुए सासुके उनके मानसिक हालात को माइंड नेटवर्क के माध्यम से हल्का सा भांप सकता था। वह उनके शरीर में मौजूद चक्रा की मात्रा का भी अनुमान लगा सकता था। जितनी दूरी कम होगी, माइंड नेटवर्क के माध्यम से जानकारी उतनी ही स्पष्ट होगी, और जितनी दूरी ज़्यादा होगी, उतनी ही कम जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन ये सब अभी भी सासुके की स्वीकार्य सीमा में था। कम से कम वह लक्ष्य का सामान्य आकार और रूपरेखा महसूस कर सकता था। इस स्तर की पहचान क्षमता सासुके के लिए थ्री टेल्स को खोजने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त थी। लॉर्ड सासुके, किमीमारो सासुके की अभिव्यक्ति देखकर समझ गया कि तकनीक सफल रही है। उसने पूछा, आपने जो तकनीक अभी इस्तेमाल की, क्या यह एक संवेदी जुत्सु है? सासुके मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, विकास सही ढंग से हुआ। ये काम कर गया। ये सुनकर गुरेन ने हल्के से अपने सिर पर थपकी दी। ये सच में काम कर गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? इतनी कम समय में उसने वास्तव में एक जुत्सु विकसित कर लिया। कौन है यह इंसान? एक प्रतिभाशाली, एक अद्भुत प्रतिभा। नहीं, शायद वह एक प्रतिभाशाली अद्भुत प्रतिभा है। क्या ये सामान्य इंसानी रूप से संभव है? ठीक है, अब मैं अपनी शक्ति पूरी तरह से जारी करूंगा ताकि पहचान की सीमा अधिकतम हो सके। देखते हैं कि क्या हम थ्री टेल्स को खोज सकते हैं। इसके साथ ही सासुके ने अपनी आंखें बंद की और आसपास का बिजली का वातावरण फिर से एकत्र होने लगा। बिजली तेजी से झिलमिला रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट ने वातावरण भर दिया। थंडर पूल पहले से भी अधिक अशांत हो गया। सघन रूप से भरी बिजली ने लगभग सासुके के चारों ओर की जगह को ढक दिया। उस समय सासुके एक तेज नीली रोशनी के गोले में बदल गया। बिजली एकत्र हुई, फिर एक पल में ये तेजी से फैल गई। सासुके के केंद्र से फैलती हुई बिजली एक जाल की तरह बाहर की ओर विकीर्ण हुई। हालांकि ये बिजली हानिकारक नहीं थी, ये पूरी तरह पहचान के लिए थी, लगभग कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। बेशक सासुके के बहुत पास का क्षेत्र अभी भी तीव्र बिजली के कारण तुरंत नष्ट हो गया। किमीमारो और अन्य लोग पहले माइंड नेटवर्क की प्रारंभिक झलक देख चुके थे, लेकिन अब तुलना करने पर अंतर दिन और रात जैसा था। इस बार सासुके की पहचान सीमा पहले की 100 मीटर की सीमा से कहीं अधिक फैल गई थी। यह अब पूरे द्वीप और आसपास के समुद्र में कई किलोमीटर तक फैल गई थी। अगर थ्री टेल्स इस सीमा के भीतर नहीं मिला तो यह मानना सुरक्षित होगा कि वह क्षेत्र छोड़ चुका है। सासुके की पूरी शक्ति वाली माइंड नेटवर्क रिलीज ने उसे भी चौंका दिया। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसकी सीमा पर माइंड नेटवर्क इतनी विशाल क्षेत्र को कवर कर सकता है। ये सीमा किसी भी 5 महान शिनोबी राष्ट्रों के गांव को आसानी से समेट सकती थी। दूसरे शब्दों में, अगर सासुके किसी शिनोबी गांव पर अचानक हमला करना चाहे, तो वह लड़ाई शुरू होने से पहले गांव के कर्मचारियों, उनके शिनोबी की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से एकत्र कर सकता था। इस तरह की संवेदी क्षमता लगभग नागातो की रेन टाइगर एटविल तकनीक के बराबर थी। 30 मीटर की दूरी पर बिजली हल्की और मुश्किल से दिखाई देती थी। जितनी दूरी बढ़ी, उतनी ही विद्युत चमक कम हो गई। ऊंचाई से कोई तेजी से फैलते अदृश्य तरंग को देख सकता था। पृथ्वी से सासुके की माइंड नेटवर्क पहचान अदृश्य थी। जल्द ही 3 सेकंड के भीतर सासुके ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और आसपास की बिजली पूरी तरह से गायब हो गई। मुझे मिल गया। सासुके मुड़कर उत्तर पूर्व की ओर देखने लगा। द्वीप के तट से 1 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में थ्री टेल्स विशाल पानी के दरार में सो रहा था। ये वास्तव में एक टेल्ड बीस्ट था। सिर्फ उसकी शक्ति का एक अंश महसूस करने से ही सासुके उसके चक्रा का भयावह दबाव महसूस कर सकता था। यह उसके बाल खड़े कर देता। टेल्ड बीस्ट की शक्ति वास्तव में डरावनी थी। उनकी ताकत सिर्फ उनकी पूंछों की संख्या से नहीं मापी जाती। हर टेल्ड बीस्ट और हर जिनचुरिकी की शक्ति सम्मान की हकदार थी। क्या ये वही है? हाँ, सासुके किमीमारो की ओर सिर हिलाकर संकेत दिया। किमीमारो के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। टेल्ड बीस्ट का पता लग गया था। इसका मतलब था कि उसकी केक्केई जेनकाई बीमारी का इलाज पाने की आशा भी बढ़ गई। हालांकि सासुके ने भौहें चढ़ाईं। थ्री टेल्स समुद्र की लगभग 3000 मीटर गहराई में है। इस गहराई में शिनोबी भी आसानी से नहीं उतर सकते। अत्यधिक पानी का दबाव कोई मजाक नहीं था।
सासुके के शब्द सुनकर गुरेन ने अपनी आश्चर्य से बाहर आकर कहा, तो हमें टेल्ड बीस्ट को बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा। नीचे समुद्र में लड़ाई करना विकल्प नहीं था और पानी के अंदर लड़ाई करना भी समझदारी नहीं थी। उनकी टेल्ड बीस्ट के सामने कोई संभावना नहीं थी। थरी टेल्स आखिर में एक कछुआ था। हालांकि यह एक विशेष रूप से बदसूरत और अजीब दिखने वाला कछुआ था, लेकिन पानी में इस प्राणी की युद्ध कौशल उनसे कहीं अधिक थी। मेरा क्रिस्टल रिलीज उस गहराई तक नहीं पहुंच सकता। गुरेन, जो हमेशा अपने केक्केई जेनकाई पर गर्व करती थी, थोड़ी असहज महसूस करने लगी। किमीमारो की तुलना में वह उसी स्तर पर नहीं थी, और सासुके की तुलना में उसका जिक्र करना भी बेकार था। वह आखिरकार एक उचेहा था और उसकी आंखें उन अनगिनत शिनोबी की ईर्ष्या का कारण थीं। हाकू के बारे में कहें तो उसके आइस रिलीज की प्रतिष्ठा पहले समान रूप से प्रभावशाली थी। इस समूह में खड़े होकर गुरेन ने अचानक महसूस किया कि उसका सारा गर्व गायब हो गया है। लॉर्ड सासुके, अगर यह महासागर में है, शायद मेरे पास एक विचार है, हाकू ने अचानक बोला। सासुके ने हाकू की ओर देखा। सही है, महासागर में हाकू का आइस रिलीज वास्तव में सबसे उपयुक्त शक्ति थी। पहले सासुके ने थरी टेल्स को बाहर निकालने के लिए बिजली रिलीज का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर से सोचा जाए 3000 मीटर की गहराई में थरी टेल्स को बाहर निकालने के लिए बिजली कितनी मजबूत होनी चाहिए। कम से कम फिलहाल सासुके को नहीं लगता कि वह ये कर सकता है, लेकिन अगर हाकू करे, अगर यह आइस रिलीज हो, स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। इस एहसास के साथ सासुके ने सिर हिलाया। अब बारी तुम्हारी है, हाकू। इतना सीधे संबोधित होने पर हाकू हल्के शर्मिंदगी से लाल हो गई। लॉर्ड सासुके, मैं केवल इसे आजमाना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं थरी टेल्स को बाहर निकाल सकूंगी। नहीं, तुम कर सकती हो। भले ही तुम अकेले न कर पाओ, हमारी चक्रा को मिलाकर ये निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। ये सुनकर हाकू थोड़ी हैरान हुई। हाँ, ये रहा चैप्टर 157 का हिंदी अनुवाद, आइस रिलीज का उचित उपयोग, द प्रॉपर यूज ऑफ आइस रिलीज। लॉर्ड सासुके, आपका क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया। न केवल हाकू उलझन में थी, बल्कि किमीमारो और गुरेन भी सासुके की मंशा पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उनका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि हमारी चक्रा को मिलाना होगा? सासुके ने हल्की मुस्कान दी। तुम जल्द ही जान जाओगी। बोलते हुए सासुके ने गुरेन की ओर देखा। अब समस्या यह है कि थरी टेल्स को बाहर निकालने के बाद हमें इसके साथ कैसे निपटना चाहिए। जहां तक मैं महसूस करता हूं, थरी टेल्स की शक्ति असाधारण है। अगर हम सावधान नहीं रहे और यह टेल्ड बीस्ट बॉल छोड़ दे, तो शायद कागे स्तर का शिनोबी भी इसका आमना सामना करने की हिम्मत न कर पाए। ये तकनीक पूरे गांव को एक ही वार में नष्ट करने के लिए पर्याप्त भयानक है। टेल्ड बीस्ट बॉल टेल्ड बीस्ट के अस्तित्व का वास्तविक महत्व दर्शाती है। इसकी धमकी परमाणु हथियारों जैसी है। लॉर्ड सासुके के पास कोई योजना है। किमीमारो ने अनुमान लगाया कि सासुके के शब्दों से ऐसा लगता है कि उसकी पहले से ही कोई योजना है। योजना है। गुरेन, जब समय आए, अपने क्रिस्टल रिलीज का उपयोग करके थरी टेल्स की गतिविधियों को सीमित करो। बाकी का काम किमीमारो और मुझ पर होगा। किमीमारो, तुम उसका ध्यान आकर्षित करना, जबकि मैं मौका पाकर थरी टेल्स पर घातक वार करूंगा। लक्ष्य है स्थिति को यथासंभव जल्दी हल करना। ये योजना गुरेन को शब्दहीन कर गई। क्या इसे वास्तव में योजना कहा जा सकता है? विस्तृत युद्ध योजना आवश्यक नहीं थी, महत्वपूर्ण था कार्यों का मोटा विभाजन। लड़ाई में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं, हर विवरण का अनुमान लगाना असंभव है। कितनी भी विस्तृत योजना हो, लड़ाई शुरू होने के बाद अनपेक्षित परिवर्तन आएंगे। तुरंत अनुकूलन करना ही मुख्य कुंजी है। तो मेरा क्या? हाकू ने उलझन में पूछा। लॉर्ड सासुके ने पहले कहा था कि मेरी जरूरत पड़ेगी, फिर योजना में मेरी भूमिका का कोई उल्लेख क्यों नहीं है? सासुके मुस्कुराए। अगर तुम्हारे पास अभी भी ऊर्जा बची है, तो गुरेन की मदद करो थरी टेल्स को और अधिक रोकने में। ऊर्जा बची? मेरे पास ऊर्जा क्यों नहीं होगी? सासुके मुस्कुराए और आगे समझाया, नहीं। जल्द ही चारों लोग उस समुद्र की सतह पर पहुंचे जहां थरी टेल्स स्थित था। समुद्र पर चलकर समूह लहरों के साथ डोलते हुए खड़ा हुआ। हाकू तनाव में थी। सासुके ने जो बताया उसके बाद वह शांत नहीं हो पा रही थी। क्या ये सच में संभव है? आइस रिलीज का उपयोग जैसा कि लॉर्ड सासुके ने बताया, क्या ये वास्तव में ऐसा परिणाम ला सकता है? हाकू, जिसकी केक्केई जेनकाई आइस रिलीज थी, उसे विश्वास नहीं था कि वह सासुके की कल्पना के अनुसार प्रभाव ला सकती है, लेकिन सासुके निश्चित लग रहे थे कि वह कर सकती है। मैं लॉर्ड सासुके को निराश नहीं कर सकती। इस समय गुरेन ने हाकू की पीठ पर हाथ रखा। चक्रा का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगा। गुरेन के माथे पर पसीना आया। पीछे सासुके और किमीमारो ने एक साथ अपने शापित मोहर कर्स्ड सील रूपों को सक्रिय किया। थरी टेल्स को बाहर निकालने के लिए सासुके को अपने दूसरे स्तर के शापित मोहर रूप में जाना पड़ा। हालांकि यह उनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, सासुके अब वुड रिलीज भी रखते थे।
ये नुकसान मामूली था और आसानी से ठीक हो सकता था। हेवन एंड अर्थ शापित मुहर एक साथ सक्रिय हुई। सासुके और किमिमारो ने अपने हाथ गुरेन की पीठ पर रखे। अगले ही पल शापित चक्रा की तेज लहर फूटी। हाकू को आइस रिलीज की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए चारों की चक्रा की आवश्यकता थी, अन्यथा वे शायद थरी टेल्स को समुद्र की गहराई से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तेज चक्रा की लहरें फैल गईं। समुद्र की सतह गहन रूप से लहराने लगी। गहराई में सोया हुआ थरी टेल्स खतरे से अनजान रहा। तुम तैयार हो हाकू? हाकू ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। वह झुककर एक हाथ पानी में डाला। कोई जुत्सु नहीं, बस आइस रिलीज की ठंडी शक्ति छोड़ो, इसे बढ़ाओ, पूरी तरह समुद्र के पानी का तापमान कम करने पर ध्यान दो। बस यही मुझे करना है। लेकिन क्या आइस रिलीज सच में लॉर्ड सासुके द्वारा बताए गए पैमाने पर प्रभाव ला सकती है? अपनी अनिश्चितता के बावजूद हाकू नहीं चाहती थी कि वह सासुके को निराश करे। आंखें बंद करके उसने पूरी ताकत से चक्रा को चैनल करना शुरू किया। सासुके के निर्देशों का पालन करते हुए उसने आइस रिलीज की ठंडी शक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। चक्रा का उपयोग करके उसने ठंडी ऊर्जा को अधिकतम तक बढ़ा दिया। जैसे ही बर्फीली आभा फैलती, गुरेन ने सासुके और किमिमारो से स्थानांतरित चक्रा को हाकू में मार्गदर्शन किया। अचानक अत्यधिक खिंचाव से गुरेन को लगा कि वह गिरने वाली है। एक विशाल मात्रा में चक्रा एक ही पल में उसके शरीर से हाकू में प्रवाहित हुई। सासुके और किमिमारो का दूसरे स्तर का शापित चक्रा कोई मामूली नहीं था। जैसे ही विशाल चक्रा हाकू में प्रवेश किया, अगले ही पल एक अद्भुत ठंड की लहर फूटी। क्षण भर में, बस एक पल में, गुरेन की डरावनी निगाहों के सामने समुद्र की सतह जम गई और बर्फ हर दिशा में मानव ने देख सकने की गति से फैल गई। क्षण भर में बर्फ ने समुद्र की पूरी दृश्य सतह को ढक लिया। हड्डियों तक ठंड महसूस होने लगी। गुरेन ने धीरे धीरे अपने हाथ छोड़े, चारों ओर फैले विशाल सफेद क्षेत्र को देखते हुए। यह आइस रिलीज की शक्ति है। न केवल गुरेन चौंकी, बल्कि किमिमारो भी स्तब्ध रह गए। हाकू की केक्केई जेनकाए इतनी अविश्वसनीय शक्ति रखती थी। हाकू खुद भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। सच में, ऐसी भयानक शक्ति का अस्तित्व सच में चौंकाने वाला था। लॉर्ड सासुके ने आइस रिलीज का उपयोग खुद से भी बेहतर समझा। क्या यही आइस रिलीज का वास्तविक सही उपयोग है? पहले हाकू ने केवल आइस ब्लॉक्स का उपयोग हमला करने के लिए किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि आइस रिलीज की असली शक्ति आइस ब्लॉक्स बनाने में नहीं है। इसके बजाय ये बहुत कम तापमान में है। भयानक, अत्यधिक ठंड। क्या हमें इस तकनीक का नाम देना चाहिए? सासुके ने अचानक पूछा। हाकू चौंक गई। नाम? क्या अब ऐसा समय था? बूम बूम बूम, जमी हुई सतह कांपने लगी। सासुके मुस्कुराए। लगता है प्रभाव काम कर रहा है। थरी टेल्स अब छिप नहीं सकता। बोलते हुए सासुके ने हाकू की ओर देखा, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। इतनी अद्भुत तकनीक, इसका नाम कैसे नहीं हो सकता? बूम हुश, बर्फ की सतह अचानक टूट गई। अगले ही पल एक विशाल काला साया बर्फ के नीचे से फूट पड़ा। सासुके, हालांकि, हाकू की ओर देखते रहे। इसका नाम आइस एज रखा जाए। आइस रिलीज टिल द आइस एज। हाकू ने धीरे धीरे नाम दोहराया। सच में, यह एक बहुत ही प्रभावशाली नाम था। ये रहा चैप्टर 158 का हिंदी अनुवाद। टेल्ड बीस्ट पकड़ने की लड़ाई, द टेल्ड बीस्ट कैप्चर बैटल। आइस डॉन टिल द आइस एज। जुनमारो ने चारों ओर देखा और जहां जहां उसकी नजर गई, समुद्र पूरी तरह से जम चुका था। नाम के अनुरूप ये वाकई सही प्रतीत हो रहा था। बूम, थरी टेल्ड इसोबो बर्फ से बाहर निकली, भारी सांसें लेती हुई तेजी से बर्फ की सतह पर अपने लक्ष्य की खोज करने लगी। जल्द ही उसने सासुके और अन्य लोगों को देखा जो बर्फ पर खड़े थे। इंसान। जैसा कि उम्मीद थी, ये इंसान बर्फ के पीछे थे। धत्तेरे की, वे मुझे फिर से पकड़ना चाहते हैं। इसोबो अत्यंत क्रोधित था, न केवल इसलिए कि इन इंसानों ने उसकी नींद में खलल डाला, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने इस विशाल महासागर को जमाकर लगभग उसे दम घोंट दिया। दुष्ट इंसानों, सभी को मरना चाहिए। गर्ज। इसोबो ने क्रोधित होकर गर्जना की और थरी टेल्स से चक्रा की लहरें फूट पड़ीं। क्षण भर में बर्फ पर घने दरारें दिखाई दी, जो थरी टेल्स के पैरों के नीचे से तेजी से फैलने लगीं। सासुके ने क्रोधित थरी टेल्स को देखा। असाधारण शक्ति, टेल्ड बीस्ट के रूप में उम्मीद के अनुसार। फिर उसने जुनमारो की ओर देखा। तो कैसा लग रहा है? संतुष्ट हो? ये सुनकर जुनमारो ने अपना हाथ उठाया और उसकी कोहनी से हड्डी की नुकीली सूंडें उभर आईं। साथ ही उसकी पीठ पर अनगिनत हड्डी की नुकीली संरचनाएं दिखाई दीं। शापित मुहर स्तर 2 कर्स मार्क लेवल 2 चक्रा द्वारा सशक्त ये हड्डी की नुकीली संरचनाएं और भी ताकतवर बन गईं। कह सकते हैं कि ये निंजा दुनिया की सबसे कठोर वस्तुएं थीं। जब तक रक्तरूप बीमारी ठीक नहीं हो जाती, मुझे इसकी कितनी पूंछें हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। सासुके की अपेक्षा के अनुसार यह प्रतिक्रिया थी। जुनमारो के स्वभाव को देखते हुए शायद उसे टेल्ड बीस्ट की शक्ति की परवाह नहीं थी। शायद उसने कभी सोचा ही नहीं कि टेल्ड बीस्ट की शक्ति का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए किया जाए।
कागुया कबीले के अंतिम वंशज के रूप में जुनमारो ने भी कागुया कबीले की युद्धप्रिय और गर्वीली प्रवृत्ति साझा की थी। तो चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। सासुके के आदेश पर होंगुलियन तैयार हो गई। इस समय बाई वास्तव में थोड़ी थकी हुई थी। इतनी शक्तिशाली आइस डॉन तकनीक का उपयोग करना और अपनी सीमा से कहीं अधिक चक्रा नियंत्रित करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। अब वह समझ गई कि सासुके ने योजना बनाते समय उसे कोई काम क्यों नहीं सौंपा। लेकिन इस समय बाई फिर भी जितना हो सके मदद करना चाहती थी। जिनटॉन टिल्ड क्रिस्टल वॉल आर्ट फॉर्मेशन। होंगुलियन, जो पहले से तैयार थी, तुरंत उच्च स्तर की जिनटॉन तकनीक जारी कर दी। क्रिस्टलीय स्तंभ जमीन से उभरे और थरी टेल्स के चारों ओर आकार ग्रहण कर लिया। थरी टेल्स इसोबु क्रिस्टलों से घिर गया। क्षण भर में उसके चारों ओर एक छोटा क्रिस्टल पर्वत बन गया। इसोबु अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया। शाबाश होंगुलियन। जुनमारो हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि होंगुलियन वास्तव में थरी टेल्स को फंसाने में सक्षम होगी, भले ही केवल अस्थायी रूप से ही सही। जुनमारो, जो शापित मोहर स्तर 2 में था, तुरंत कार्रवाई करने लगा। क्षण भर में वह तेजी से आगे बढ़ा। इस स्तर पर इतनी जोरदार कार्रवाई करना जुनमारो के लिए खतरनाक था, क्योंकि उसकी रक्तरूप बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ये केवल अस्थायी रूप से स्थिर हुई थी, लेकिन अपनी वंशीय क्षमताओं का इतना लापरवाही से उपयोग करना बीमारी को और बढ़ा सकता था। सासुके ने उसे रोका नहीं और बस हल्का सिर हिलाया। जुनमारो की गति अत्यंत तेज थी और होंगुलियन वास्तव में हैरान थी। अविश्वसनीय गति। केवल शुद्ध गति के बावजूद वह अब काफी पीछे थी। फिर जुनमारो हवा में कूदा और अपना मुक्का मारा। हड्डियों की कोशिकाओं से ढकी हुई त्वचा के साथ उसका मुक्का सीधे इसोबु के सिर पर लगा। बांग। एक मुक्का। मुक्के का प्रभाव एक हिंसक शॉकवेव उत्पन्न करता है और जुनमारो के मुक्के के नीचे थरी टेल्स ने दर्द भरी आवाज निकाली। सासुके थोड़े चौंके। क्या जुनमारो पहले से मजबूत हो गया है? हालांकि जुनमारो के मुक्के के कारण क्रिस्टल तकनीक का नियंत्रण स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया। थरी टेल्स की पूंछ हिंसक रूप से हिली और जल्दी ही क्रिस्टल में दरारें आने लगीं। होंगुलियन ने हाथ के मुद्राओं को बनाए रखा। उसने दांतों को कसते हुए कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। जुनमारो ने भौहें चढ़ाईं। कितनी कठिन खोल है। सौभाग्य से उसने हमला मुक्के से किया। अगर वह हड्डी की नुकीली संरचनाओं का उपयोग करता तो शायद ये जीव के कवच को भेद नहीं पाती। चूंकि मामला ऐसा था, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर थरी टेल्स को बेहोश करने वाला था। अगले ही पल जुनमारो ने गरज की आवाज सुनी। उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। पीछे से अचानक बिजली का एक वार आया। ये जुनमारो के पास से तेजी से गुजरा और सीधे थरी टेल्स को लगा। बिजली थरी टेल्स के शरीर में फैल गई, लेकिन थरी टेल्स पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। ये देखकर सासुके ने स्थिति थोड़ी जटिल पाई। पूर्ण शक्ति वाली लाइटनिंग रिलीज भी क्षापित मोहर सक्रिय अवस्था में थरी टेल्स को पैरालिसिस महसूस कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा जुनमारो के पहले मुक्के के बावजूद वे अभी भी थरी टेल्स की रक्षा को भेद नहीं पाए। स्पष्ट था कि इस जीव की रक्षा काफी प्रभावशाली थी। साधारण निंजुत्सु हमले शायद थरी टेल्स पर असर नहीं करेंगे। सासुके ने उम्मीद नहीं की थी कि टेल्ड बीस्ट से निपटना इतना कठिन होगा। लाइटनिंग रिलीज, फायर रिलीज और यहां तक कि वाटर रिलीज भी शायद ज्यादा असर नहीं डालेंगे। शायद चिदोरी को हार्ड वॉटेक्स वाटर ब्लेड के साथ मिलाना काम कर सकता है। पानी और बिजली आधारित निंजुत्सु के संयोजन से पैरालिसिस प्रभाव आमतौर पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन चिदोरी की बिजली मुख्य रूप से छेदने वाली होती है और हार्ड वॉटेक्स वाटर ब्लेड भी मुख्य रूप से छेदने वाली। इस स्थिति में दोनों तकनीकों को मिलाकर अगर ये थरी टेल्स के किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर लगे तो इसे सीधे मार भी सकता है। भले ही यह न मरे, फिर भी घायल होगा। सासुके चाहते थे कि थरी टेल्स बेहोश हो, सिर्फ घायल ना हो। जुनमारो, हमें थोड़ा समय दिलाओ। 3 मिनट दो। 3 मिनट। जुनमारो ने सिर हिलाया। चिंता मत करो लॉर्ड सासुके, 3 मिनट में मैं इसे तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनने दूंगा। हालांकि जुनमारो ने जल्दी वादा किया, सासुके फिर भी चिंतित थे कि क्या वह पूरे 3 मिनट टिक पाएगा। इस समय बाई की आवाज गूंजी। आइस डॉन टिल द कोल्ड एयर फ्रीजिंग। अचानक बाई ने हाथ की मुद्राएं बनाई, दोनों हाथ उठाए और अपनी हथेलियों से सफेद ठंडी हवा जारी की, जो थरी टेल्स की ओर बढ़ी। ठंडी हवा क्रिस्टलों से टकराए और उन्हें जल्दी जमाकर कठोर कर दिया। आइस क्रिस्टल ने क्रिस्टल तकनीक के नियंत्रण प्रभाव को बढ़ाया। इससे थरी टेल्स का शरीर कुछ हद तक और नियंत्रित करना आसान हो गया। होंगुलियन ने बाई को साइड से देखते हुए समझा कि अगर बाई मदद करे तो वह थरी टेल्स को नियंत्रित करना जारी रख सकती है। जब तक थरी टेल्स अचानक बहुत अधिक चक्रा जारी नहीं करता, वे सुरक्षित रहेंगे। और इसके लिए उन्हें जुनमारो की जरूरत थी। जुनमारो, जो पहले ही कार्रवाई कर चुका था, लगातार थरी टेल्स के सिर पर मुक्के मार रहा था। उसके हवाई किक भी लगातार और तेजी से आए, बिना किसी रुकावट के। थरी टेल्स अब काफी नाराज हो चुका था। ये लगातार कुछ इंसानों द्वारा पीटा जा रहा था। ये रहा चैप्टर 159 का हिंदी अनुवाद, लंबे 3 मिनट द लॉन्ग 3 मिनट्स।
हालांकि इन लोगों के हमलों ने इसोबू को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसे कि उसके सामने वाला इंसान जो शाही की तरह कांटों से ढका हुआ था। हालांकि हमला शक्तिशाली लग रहा था, असल में इसोबू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बेशक जबरदस्त प्रभाव से उसका सिर थोड़ा चक्कर खा गया, लेकिन अगर ठंड ने उसकी शक्ति को सीमित न किया होता और अजीब क्रिस्टल उसकी गति को और रोकते न होते, तो ये पहले ही उसके सामने वाले इंसान को धक्का मारकर दूर फेंक देता। फिर भी इसोबू चक्रा इकट्ठा कर रहा था, तैयार था एक ही बार में उसे छोड़ने के लिए, ताकि सभी क्रिस्टल तोड़ सके और ठंड के नियंत्रण से खुद को मुक्त कर सके। उस समय ये यहाँ मौजूद सभी को मार देगा। इस चीज का कवच कितना कठोर है। गुरेन ने देखा कि हवा की लहरें फूट रही हैं, लेकिन इसोबू बिल्कुल अप्रभावित लग रहा था। वह इसोबू की अद्भुत रक्षा क्षमता को देखकर हैरान रह गई। आखिरकार किमिमारो के सभी हमले उसकी दृष्टि में थे। हर प्रहार विशाल और शक्तिशाली था, यदि लग जाता तो एक छोटा पहाड़ भी समतल कर सकता था। फिर भी इसोबू अडिग रहा, उसे लगभग कोई असर नहीं हुआ। इसोबू को लंबे समय तक नियंत्रित रखना कोई आसान काम नहीं था। गुरेन का चेहरा पीला पड़ गया, उसने पहले ही हाकू के उपयोग के लिए अपनी सारी चक्रा लगा दी थी। अब वह खुद को यह उन्नत क्रिस्टल रिलीज जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही थी, सिर्फ इसोबू को फंसाने के लिए। लेकिन इसोबू के चारों ओर जाल बनाए रखना विशाल मात्रा में ऊर्जा खा रहा था। पास खड़ी हाकू पहले ही ठंडे पसीने में भीग चुकी थी, वह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर तुम टिक नहीं सकती तो रुक जाओ। गुरेन ने हाकू की दृढ़ता की प्रशंसा की, जो इन हालात में भी टिक रही थी। फिर भी हाकू रुकी नहीं, बल्कि पूछी, कितना समय हुआ? कितना समय? गुरेन ने मजबूरी में उत्तर दिया, लगभग 30 सेकंड। 30 सेकंड। हाकू की काया झूल रही थी, जैसे वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही हो। वह इसोबू के शरीर को स्थिर रखने के लिए ठंडी हवा जारी करती रही, लेकिन उसके और गुरेन के लिए समय अनंत सा लग रहा था। कौन सोच सकता था कि 1 सेकंड इतना लंबा लग सकता है। 1 मिनट की कोशिश के बाद दोनों अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थीं। न हाकू और न ही गुरेन अधिक समय तक टिक सकती थीं। इस बीच किमिमारो के हमलों की आवृत्ति काफ़ी कम हो गई थी। उसकी वंशीय बीमारी के कारण उसके शरीर में दर्द था, जिसकी वजह से उसकी गति धीमी हो गई थी। 2 मिनट और, धत्तेरे की, बस थोड़ी और देर टिको। किमिमारो ने दांत कसे, जबकि हाकू और गुरेन ने सब कुछ कर इसे रोके रखा। फिर अगले ही पल हाकू बर्फ पर धड़ाम से गिर पड़ी। अत्यधिक चक्रा का उपयोग करने के कारण उसने चेतना खो दी। सख्ती से कहें तो यह अधिक शॉक में जाने जैसा था। गुरेन भी कुछ बेहतर स्थिति में नहीं थी। लॉर्ड सासुके, मैं अब और नहीं कर सकती। गुरेन ने गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल अपने हाथ छोड़ दिए। वह जमीन पर गिर गई, भारी सांसें लेती हुई। गुरेन की चक्रा आपूर्ति के बिना क्रिस्टल तेजी से टूटने लगे। बांग बांग बांग। क्रिस्टलों के टूटने की आवाज़ के साथ और ठंड के प्रभाव के बिना इसोबू ने अपनी गति वापस पा ली। इसके 3 विशाल पूंछें जोर से हिली। एक पूंछ किमिमारो को लगी, जिससे वह हवा में उड़ गया। बांग। किमिमारो 100 मीटर से अधिक जमीन पर फिसला, प्रतिक्रिया नहीं कर सका। अगर यह उसकी डेड बोन पल्स वंशीय सीमा नहीं होती, तो एक सामान्य व्यक्ति इस हमले में बिखर जाता। किमिमारो हालांकि चेतनावान रहा और उसका शरीर अधिकतर सुरक्षित रहा। वह खड़ा हुआ और इसोबू ने तुरंत उसकी ओर निगाहें घुमाईं। क्रोधित होकर किमिमारो की ओर देखता हुआ, जिसने उसे बेरहमी से हमला किया। जब तक वह किमिमारो को बिखेर नहीं देता, इसोबू अपनी क्रोध को शांत नहीं कर सकता। एक साधारण इंसान ने इसे पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया। अपना मुंह खोलकर इसोबू ने अचानक शक्तिशाली जल विस्फोट छोड़ा। एक जबरदस्त पानी की लहर किमिमारो की ओर बढ़ी। क्या ताकतवर वाटर रिलीज है। ऐसा लग रहा था कि इसोबू ने वाटर रिलीज तकनीकों पर भयानक नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। किमिमारो की आंखों में तेज चमक थी। अपने शरीर को सीमा तक धकेलते हुए उसने पानी की लहर से बचते हुए तेजी बढ़ाई। जैसे ही उसने बचाव किया, बर्फ तुरंत पानी की लहर से टूट गई और इसके पीछे एक विशाल गड्ढा रह गया। किमिमारो इसोबू के पास पहुंचा, दूरी कम की। जैसे ही पास पहुंचा, उसने अचानक अपने हाथ बर्फीली सतह पर मारा। डेड बोन पल्स, डांस ऑफ द सीडलिंग फन। किमिमारो के क्रोधित गर्जन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के नीचे कुछ उभरने वाला हो। बूम बूम बूम। बर्फ टूटने की आवाज़ गूंजी। भूमि से विशाल सफ़ेद हड्डी की नुकीली संरचनाएं फूटकर बाहर आईं। तुरंत हड्डियों का जंगल बन गया। इसोबू फिर से सफ़ेद हड्डियों द्वारा मजबूती से फंस गया। हालांकि नुकीली संरचनाएं उसके कवच को भेद नहीं पाईं, फिर भी इसे रोक दिया। किमिमारो की नाक से लगातार खून बहने लगा और उसकी रक्त भरी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। इसोबू को नियंत्रित करने के लिए उसने अपना डेड बोन पल्स इस्तेमाल किया। ये किमिमारो का अंतिम हताश प्रयास था, यह उम्मीद करते हुए कि सासुके अपनी तकनीक पूरी कर ले। इस समय सासुके भी दबाव महसूस कर रहे थे। 3 मिनट, सच में कितना लंबा समय है।
ऐसा लगता है कि इस तकनीक पर मुझे भविष्य में और अधिक प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। आशा है कि ऐसी स्थिति फिर कभी ना आए। सासुके ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से चक्रा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच किमिमारो की नाक से खून बह रहा था और उसकी आंखों के कोनों से भी खून की आंसू बह रही थीं। ताज़ा खून लगातार उसके मुंह से बह रहा था, वह सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। इस समय 3 मिनट अनंतकाल जैसा लग रहा था। हर सेकंड एक पीड़ादायक परीक्षा था। किमिमारो की चेतना धीरे धीरे कमजोर होने लगी, शरीर के भीतर दर्द और बढ़ रहा था। बस एक आखिरी कदम, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? किमिमारो ने बेबस सांस छोड़ी, जैसे उसने अनिवार्य चीज को स्वीकार कर लिया हो। शायद यह उसका नियति था। बस बाकी छोड़ दो किमिमारो। अचानक सासुके की आवाज गूंजी, आसमान से गरज के साथ। सासुके के चारों ओर विशाल बिजली का पूल तेजी से बन गया। लाइटनिंग रिलीज एंडलेस थंडर पूल। अंततः तकनीक सफलतापूर्वक जारी की गई। इस जुत्सु को छोड़ने का उद्देश्य स्पष्ट था, इसोबु को एक ही प्रहार में बेहोश करना, पूरी तरह से लकवाग्रस्त करना, जबकि न्यूनतम नुकसान पहुंचाना। एंडलेस थंडर पूल ने किसी भी लाइटनिंग रिलीज जुत्सु की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। और शक्ति का यह बढ़ाव केवल मामूली नहीं था, यह भयावह रूप से अत्यधिक था। हाथ उठाकर सासुके ने अपना हाथ दूर इसोबु की ओर इंगित किया। अब गहरी नींद में जाओ जानवर। लाइटनिंग रिलीज डिस्चार्ज नहीं, एंडलेस थंडर पूल के बूस्ट के साथ इस पल को लाइटनिंग एनाइलेशन कहा जाना चाहिए। ये रहा चैप्टर 160 का हिंदी अनुवाद। 3 पुंछी का कब्जा पूरा, कैप्चर ऑफ द 3 टेल्स कंप्लीट। अनगिनत बिजली की बोल्ट सासुके के हथेली में एकत्रित हो गईं। एंडलेस थंडर पूल से इकट्ठा हुआ गरज अब अत्यंत भयानक शक्ति का रूप ले चुका था। एंडलेस थंडर पूल जुत्सु का मूल उद्देश्य बिजली शैली की तकनीकों को बढ़ाना था। ये सासुके द्वारा बनाई गई एक पूर्व शर्त जुत्सु थी ताकि वह अपनी लाइटनिंग वेलकम तकनीक को विकसित कर सके। यदि यह इतनी शक्तिशाली जुत्सु के लिए बिजली प्रदान कर सकता है, तो अन्य बिजली शैली की तकनीकों को ये कितनी अधिक शक्ति दे सकता है। यहाँ तक कि सी रैंक की जुत्सु जैसे डिस्चार्ज, जब इसे एंडलेस थंडर पूल द्वारा बढ़ाया जाता है तो असाधारण शक्ति छोड़ती है। एक पल में यह एस रैंक जुत्सु से भी कहीं अधिक ताकत दिखा सकती है। आसमान में एक विशाल बिजली का सर्प चमका। वहीं जब किमिमारो अपनी सीमा के पास था, क्षण भर में ये सीधे 3 पुंछी इसोबु पर प्रहार किया। क्रैकलिंग, भयानक गरज की आवाज गुरेन और किमिमारो के कानों के पास फटी। पल भर में हिंसक बिजली का तूफान उभरा और पूरे इसोबु के शरीर पर फैल गया। 3 पुंछी प्रतिक्रिया या बचाव करने से पहले ही इसका शरीर भयानक बिजली से प्रभावित हो गया। फिर इसका विशाल काया धीरे धीरे ढह गई। पहले उठी हुई पूंछ शक्तिहीन होकर झुकी। बिजली हवा में फैल गई। सासुके ने थंडर पूल और अपना शापित चिन्ह कर्स मार्क निष्क्रिय कर दिया, दोनों विशेष अवस्थाओं को समाप्त कर दिया। उस समय सासुके को भी भारीपन महसूस हुआ, जैसे अचानक किसी भारी बोझ को हटा दिया गया हो। 3 पुंछी को संभालना वाकई आसान नहीं है। 3 पुंछी को हराना या मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसे पकड़ना एक पूरी अलग चुनौती थी। सासुके ने हल्का सांस छोड़ा। इस समय किमिमारो के पास अचानक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। सासुके ने किमिमारो की ओर देखा। वह पहले ही बेहोश हो चुका था। जांचने पर सासुके को राहत मिली कि किमिमारो अभी भी सांस ले रहा था। वह मर नहीं गया था। हालांकि किमिमारो की वर्तमान शारीरिक स्थिति में एक टैल्ड बीस्ट की शक्ति को संभालना शायद बहुत कठिन होगा। ऐसा लगता है कि किमिमारो के शरीर में टैल्ड बीस्ट को सील करने के लिए मुझे सीलिंग तकनीक को और परिष्कृत करना होगा। 3 पुंछी की चक्रा को पूरी तरह दबाना आवश्यक था, बिना किमिमारो के शरीर पर अतिरिक्त बोझ डाले। अन्यथा जो टैल्ड बीस्ट उसे बचाने के लिए था, वह उसके लिए घातक विष बन सकता था। फिर भी टैल्ड बीस्ट की चक्रा को पूरी तरह दबाना भी व्यावहारिक नहीं था। अगर उसकी चक्रा किमिमारो को नहीं दी गई, तो इसे उसके शरीर में सील करने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। इसलिए सीलिंग तकनीक में नियंत्रित सक्रियण की एक अतिरिक्त प्रणाली होनी चाहिए। ये टैल्ड बीस्ट की चक्रा की मात्रा पर सटीक नियंत्रण की अनुमति दे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे सक्रिय किया जा सके। तभी यह वास्तव में किमिमारो के जीवन रक्षक के रूप में काम कर सकेगा। अन्यथा टैल्ड बीस्ट की चक्रा का बोझ किमिमारो की जान ले सकता था। मुझे चिकित्सा निंजुत्सु की भी मदद चाहिए होगी। मुझे देखना होगा कि क्या सील्स की किताब में कोई मददगार तकनीक है। सासुके ने बेहोश 3 पुंछी और बेहोश किमिमारो को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। 3 पुंछी के विशाल शरीर को स्थानांतरित करना भी आसान कार्य नहीं होने वाला था। कितनी परेशानी! इसके अलावा सील करने की प्रक्रिया के लिए बहुत तैयारी अभी बाकी थी। सासुके सामा पीछे से गुरेन हाकू को लेकर आए। हालांकि वह पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट थी। चूंकि 3 पुंछी को पहले ही सफलतापूर्वक पकड़ा जा चुका था, इसका मतलब था कि सासुके लौटने की तैयारी कर रहे थे। और जब सासुके लौटेंगे, उन्होंने किसी को साथ लाने का वादा किया था।
सासुके ने गुरेन की दृष्टि को देखा और समझ गए कि वह क्या सोच रही थी। चिंता मत करो, मैं जो वादा किया उसे भूलूंगा नहीं, लेकिन हम अभी वापस नहीं जा सकते। ये सुनकर गुरेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्यों? क्योंकि हमें पहले 3 पुंछी को सील करना है। सासुके ने जमीन पर पड़े बेहोश किमिमारो की ओर देखा। तुम इन दोनों को साथ ले जाओ, मैं तय करूंगा कि 3 पुंछी को द्वीप तक कैसे ले जाया जाए। आखिरकार कुमुई जैसी तकनीक के बिना 3 पुंछी जैसे विशाल प्राणी को स्थानांतरित करना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा 3 पुंछी के आकार को देखते हुए इसे साउंड विलेज तक ले जाना असंभव लग रहा था। एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था कि 3 पुंछी को यहीं द्वीप पर किमिमारो के शरीर में तुरंत सील किया जाए। ओरोचिमारू सामा को संदेश भेजो और किसी को मेरे पास भेजने के लिए कहो। उसका नाम काबुतो याकुशी है। मुझे उसकी चिकित्सा निंजुत्सु की जरूरत होगी, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। गुरेन ने ये सुनते ही सिर हिलाया। समझ गया सासुके सामा, मैं इंतजाम कर दूंगी। बधाई हो। होस्ट ने 3 पुंछी इसोबु को हराया। इनाम प्राप्त, वुड रिलीज उन्नत प्रशिक्षण विधि। आखिरकार मिल गया। सासुके की आंखों में उत्साह की चमक झलकी। अब उनकी वुड रिलीज को मजबूत करने का तरीका था। हालांकि वुड रिलीज को सुधारना महत्वपूर्ण था, सासुके को एहसास हुआ कि मूल समस्या अभी भी बनी हुई थी, चक्रा भंडार। अगर उनके पास पर्याप्त चक्रा होता तो वर्तमान स्तर की वुड रिलीज भी युद्ध के लिए तैयार होती। अफसोस की बात है, सासुके के चक्रा भंडार पर्याप्त नहीं थे। अधिकतम उनका वर्तमान स्तर यमाटो के बराबर हो सकता था और वुड रिलीज की कमजोरी के कारण ये थोड़ा कम पड़ सकता था। कोई बात नहीं, अब मेरे पास प्रशिक्षण विधि है, इसलिए मैं अंततः मजबूत हो जाऊंगा। अभी मुझे ये समझना है कि किमिमारो को जिंचुरिकी कैसे बनाया जाए। सासुके के पास अगले कई काम थे। तत्काल काबुतो को बुलाते हुए सासुके ने अनुमान लगाया कि उसे आने में लगभग 2 दिन लगेंगे। चूंकि काबुतो अकेले यात्रा कर रहा था, वह जल्दी पहुंच सकता था। इस बीच सासुके को यह सुनिश्चित करना था कि 3 पुंछी भाग न सके। साथ ही उसे सीलिंग तकनीक का अध्ययन करना था ताकि किमिमारो पर बोझ कम हो और 3 पुंछी की चक्रा जीवनरक्षक संसाधन बन सके, न कि घातक विष। सील्स की किताब में कई सीलिंग तकनीकें थीं, जैसे 5 एलिमेंट सील, 4 सिंबल सील और 8 ट्राइग्राम सील, जिन्हें सासुके को मास्टर करना था। सासुके ने इन तकनीकों को पहले झलक के रूप में देखा था और उन्हें सीखना कठिन नहीं लगा। इसके अलावा सभी सीलिंग तकनीकें एक सामान्य सिद्धांत का पालन करती लगती थीं। हालांकि उनके तरीके और शक्ति अलग थे, हर एक का अपना विशेष लाभ था। सासुके ने योजना बनाई कि तीनों प्रकार की सीलें किमिमारो पर लागू की जाएं। हालांकि इससे किमिमारो के लिए टेल बीस्ट की चक्रा तक पहुंच थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये सुनिश्चित करता कि चक्रा उस पर कोई बोझ न डाले। किमिमारो को द्वीप पर सुरक्षित करने और 3 पुंछी को सुरक्षित रखने के बाद सासुके ने सीलिंग तकनीकों का प्रशिक्षण शुरू किया। विशेष संदेश बाज भेजने के बाद गुरेन ने सासुके को देखा, जो शून्य से सीलिंग तकनीक सीख रहे थे। वह हैरान रह गई। क्या वह वास्तव में किमिमारो को जिंचुरिकी बनाने के बारे में गंभीर थे? नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।